हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का जो मॉडल पेपर है, ऑफलाइन बैच का मॉडल पेपर नंबर 10 है। इसके पहले हम आप सभी को जो है 9 मॉडल पेपर करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में जो है आप सभी को जो फ्री टेस्ट दिया जा रहा है, सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। और टेलीग्राम का ये बारकोड है, आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं स्कैन करके, या टेलीग्राम पे जो अपन क्लासेस सर्च करके वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। मैं जुड़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सभी को पता है कि हम हमारे द्वारा जो है आप सभी को जो है फ्री टेस्ट दिया जा रहा है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जो है आप जुड़िए, और ये टेस्ट जो है आप कहाँ से करने को मिलेगा, अपन क्लासेस के एप्लीकेशन से आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम से ही सारी सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। और आप अपन क्लासेस का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर हर रोज जो है आप सभी को जो है कभी टॉपिक बाय पेपर करा रहे हैं, कभी जो है आपके वेस्टर्न करा रहे हैं, कभी आधुनिक करा रहे हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है आप लोगों को जो है, और वो भी जो टेस्ट करा रहे हैं वो पेड वाले मतलब पेड बेच के भी क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं, कुछ अलग भी करा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप जुड़ना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जब सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप मेरी वीडियो पूरी तरह से देख नहीं पाएंगे। ठीक है, और आपको पता है ये फ्री टेस्ट टेलीग्राम से स्टार्ट हो रही है। टेलीग्राम में आपको लिंक मिलेगा और आपको ज्वाइन कहाँ से करना पड़ेगा, आपको अपन क्लासेस का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। वहाँ से जो है आपको ये फ्री टेस्ट दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट जो है आपके समझ लीजिए पूरे एग्जाम तक दिया जाएगा। ये मत सोचिए कि हाँ 1 आध 2 महीना हम दे रहे हैं, पूरे एग्जाम जो यूपीटीजीटी की जब तक एग्जाम है तब तक आपको फ्री टेस्ट मिलेगा। ठीक है, बशर्ते ध्यान ये रखिएगा। ठीक है, कि ये टेस्ट तो मिल रहा है, तो टेस्ट का फायदा उठाइए आप लोग। ठीक है, यूपी पीजीटी आर्ट, ये कुछ पेड टेस्ट है यूपी टीजीटी और पीजीटी का। ठीक है, अगर आप नहीं लिए हैं तो आप खरीद सकते हैं, पेड टेस्ट भी अवेलेबल है हमारे यहाँ, तो आप इसको ले सकते हैं। 13,270 प्लस क्वेश्चन है इसमें, 6 मंथ की वैलिडिटी है। टोटल टेस्ट सेट जो है आपके 116 मिल रहे हैं। 50 टेस्ट पेपर जो है आपके टॉपिक वाइज है। कितने टॉपिक वाइज है तो 50 है। ये टॉपिक वाइज 50 टेस्ट पेपर मतलब 100 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर है। 55 मॉडल पेपर है, 125 क्वेश्चन का। ठीक है, 55 मॉडल पेपर है। 11 पेपर जो है आपके बैक पेपर है। और इस पेपर को आप मैक्सिमम कितने लगा सकते हैं, 50 अटेम्प्ट लगा सकते हैं। एक पोस्ट पेपर को जो है 50 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और अब बाई करना ही है तो आपको 439 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, आपको भी पता है कि ज़्यादा नहीं, क्योंकि मॉडल पेपर जो है आपको 55 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। 439 कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो 439 में आपको इतने सारे चीज़ें मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो है आपके क्या 55 मॉडल पेपर मिल रहा है। 55 मॉडल पेपर बहुत बड़ी बात होती है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाओगे 55 मॉडल पेपर तो मिलेगा नहीं, पहली बात। ठीक है, और जो भी मॉडल पेपर है एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको देखना है फ्री टेस्ट, हर टेस्ट के साथ जो एक फ्री टेस्ट दिया गया, आप उसको लगा के आप पेपर का अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, या आप फ्री टेस्ट हमको दे रहे हैं वहां से भी आप जुड़ सकते हो, वहां से भी आप देख सकते हो। इसी तरह जो है आपके टीजीटी का पेपर है। ठीक है, टीजीटी का भी पेपर सेम चीज है। इसमें भी जो आपके 116 पेपर मिल रहे हैं, 50 आपके टॉपिक वाइज पेपर है। टॉपिक वाइज जो टीजीटी और पीजीटी का कुछ चीजें जो है वेस्टर्न जो टॉपिक है वो पीजीटी में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, टीजीटी में पीजीटी में सब कुछ सेम है, वेस्टर्न जो है आपके पीजीटी में कम हो जाए, मतलब चेंज हो जा रहा है, स्थापत्य चेंज हो जा रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें आपको टॉपिक बाय जो पीजीटी में चेंज मिल जाएगा। मॉडल पेपर जो पूरी तरह से डिफरेंस है, टीजीटी का अलग है, पीजीटी का अलग है। ठीक है, क्योंकि टीजीटी का लेवल अलग है, आपको पता है, पीजीटी का लेवल अलग है। तो पीजीटी में जो आपके मॉडल पेपर जो मिलेंगे आपको, वो वेस्टर्न के क्वेश्चन उसमें ज्यादा रहेंगे, क्योंकि वेस्टर्न ज्यादा आते हैं पीजीटी में। 11 बैक पेपर इसमें भी है आपके, और इसका भी प्राइस जो है 439 रुपये है। ठीक है, इसका भी प्राइस कितने हैं, 439 रुपये। और वैलिडिटी कितनी है कि 6 मंथ है। और ये टेस्ट जो है आपके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, मतलब आप ऑनलाइन लगा सकते हो एप्लीकेशन पे जाके। अपन क्लासेस का एप्लीकेशन जो है आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वीडियो के, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सत्यवान द्वारा बाल्यकाल में एक घोड़े का भित्ति चित्र अंकित करने का प्रयास आता है। तो ऑप्शन है
अष्टाध्यायी महाभारत रामायण कामसूत्र। तो सत्यवान द्वारा बाल्यकाल में एक घोड़े का भित्ति चित्र अंकित करने का प्रसंग आता है, तो किसमें आता है? तो सत्यवान द्वारा बाल्यकाल में घोड़े का भित्ति चित्र अंकित करने का प्रसंग आता है, किसमें आता है? महाभारत में आता है। महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा था। रामायण किसने लिखा था? तो आपको पता है, वाल्मीकि जी लिखे हैं। और कामसूत्र किसने लिखा? तो वात्स्यायन ने लिखा है। कामसूत्र में कितने कलाओं का वर्णन बताया गया? तो 64 बताया गया। ठीक है, तो सत्यवान द्वारा बाल्यकाल में एक घोड़े का भित्ति चित्र अंकित करने का प्रसंग मिलता है, कहाँ मिलता है? महाभारत में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वर्ण की शुद्धता और प्रखरता की पहचान करता है। रंगत, संगतता, मान, तान। तो वर्ण की शुद्धता और प्रखरता की पहचान करता है, क्या करता है? तो क्या हो जाएगा? तो सघनता याद रखिएगा। ठीक है, वर्ण की शुद्धता और प्रखरता की पहचान कौन करता? संगतता करता है, ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली प्राचीनतम कृति निम्नलिखित में से मानी जाती है। जो क्षय वृद्धि पे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ, ठीक है, कि क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली प्राचीनतम कृति निम्नलिखित में से कौन सी मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है? तो कौन हो जाएगा? क्षय वृद्धि पर जो है प्राचीनतम कृति, जो है क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली प्राचीनतम कृति निम्नलिखित इसमें मानी जाती है, तो कौन सा हो जाएगा? तो क्षय वृद्धि की चर्चा जो चित्रसूत में किया जाता है, किसमें किया जाता है? चित्रसूत जो है किसने लिखा है? ठीक है, सबसे पहले चित्रसूत जो है आपके कहाँ से निकला है? विष्णुधर्म उत्तर पुराण से निकला है। विष्णुधर्म उत्तर पुराण के तीसरे खंड के जो है 35 से 43 खंड जो है, टोटल 9 अध्याय जो है आपके विष्णुधर्म चित्रसूत का है। तो ये विष्णुधर्म उत्तर पुराण से निकला है। तो जो विष्णुधर्म पुराण किसने लिखा है? तो आपको पता है विष्णुधर्म क्या नाम है उनका? नारायण विष्णुधर्म उत्तर पुराण, मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि। ठीक है, कौन लिखा है? चित्रसूत किसने लिखा है? या विष्णुधर्म उत्तर पुराण कौन लिखा है? मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि। मतलब मार्कंडेय मुनि का ही दूसरा नाम क्या? नारायण मुनि। और विष्णुधर्म उत्तर पुराण से ही क्या निकला है? चित्रसूत निकला है, ध्यान रखिएगा। तो क्षय वृद्धि का चर्चा किसमें किया गया है? चित्रसूत में किया गया है। नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? तो भरत मुनि ने लिखे। ठीक है, चित्रलक्षणम किसने लिखा है? अगर क्वेश्चन आ गया चित्रलक्षणम किसने लिखा है, तो क्या हो जाएगा? नंगजीत या भयजीत हो जाएंगे। ठीक है, जयमंगला, जयमंगला पर टीका, मतलब ये कामसूत्र का टीका जो है क्या है? जयमंगला है। तो जयमंगला का टीकाकरण किसने किया था? मतलब जो ये जयमंगला का टीकाकार कौन है? तो सौदर पंडित हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो क्षय वृद्धि का चर्चा जो आपके चित्रसूत्र में मिलते हैं। भारत के ग्रामीण जीवन की चित्रकारी के लिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय कलाकार सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा है? अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, ए रामचंद्रन, गुलाम रसूल, संतोष। तो भारत के ग्रामीण जीवन की चित्रकारी के लिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय कलाकार सर्वाधिक रहा? तो ऐसा कौन सा कलाकार है जो आपके ग्रामीण जीवन के चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है ग्रामीण जीवन की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध? तो आपको पता होना चाहिए कौन हो जाएंगे? अमृता शेरगिल जो है ग्रामीण जीवन के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। कौन है? अमृता शेरगिल हो जाएंगे। अमृता शेरगिल जो है किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस। शिक्षा कहाँ से ली थी? है पेरिस से ली थी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म की अगर हम बात करते हैं, इनका जन्म 1913 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। मृत्यु पूछेगा तो 1941 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर के पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनके। और किस माध्यम में काम करते थे अमृता शेरगिल? तो ऑयल कलर में काम करते थे, केवल ऑयल कलर इनके माध्यम में, याद रखिएगा। राजा रवि वर्मा का जन्म जो है 1848 ईस्वी में हुआ था। केरल में इनका जन्म हुआ था। राजा रवि वर्मा जो चित्रकार के लिए फेमस है। ए रामचंद्रन जो है आपके किस लिए फेमस है? ए रामचंद्रन जो आपके किस लिए फेमस हो जाएंगे? ये भी जो भित्ति चित्रकार के लिए फेमस है। ए रामचंद्रन जो है आपके किस लिए फेमस है? भित्ति चित्रकार के लिए फेमस है। और ये कहाँ के हैं? केरल के हैं। इनका जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था, केरल में हुआ था।
और शिक्षा जो है इन्होंने कहाँ से लिया था रामचंद्रन, तो शांति निकेतन से लिया था। तो ध्यान रखिएगा कि रामचंद्रन शिक्षा कहाँ से लिए थे, शांति निकेतन से लिए थे। और इनके कला गुरु कौन थे रामचंद्रन के, तो ध्यान रखिएगा नंदलाल बोस थे। गुलाम रसूल संतोष की अगर हम बात करते हैं तो गुलाम रसूल संतोष जो है ये बड़ोदरा स्कूल से पढ़ाई किए थे। ये कला समीक्षक हैं और आपके चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। ये गुजरात से पढ़ाई किए थे बड़ोदरा में। अब बड़ोदरा में क्या थे, प्राचार्य बने थे, ठीक है, याद रखिएगा। इनके गुरु जो है NS बेंद्रे है। GR संतोष के गुरु कौन है, ओ सॉरी गुलाम रसूल संतोष, ठीक है। ये गुलाम रसूल संतोष की बात हो रही है यहाँ पे, गुलाम मोहम्मद शेख की बात नहीं हो रही है। तो गुलाम रसूल संतोष की अगर हम बात करते हैं, इनका जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, श्रीनगर में हुआ था। श्रीनगर या जम्मू कश्मीर याद रखिएगा। और ये किस लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है, नवतांत्रिक कलाकार के लिए जाने जाते हैं। और इनकी हम बात करते हैं तो ये और क्या है, इनके कला गुरु जो है NS बेंद्रे। इनके भी गुरु जो है कौन हो जाएंगे, NS बेंद्रे, याद रखिएगा। तो भारत के ग्रामीण जीवन की चित्रकारी के लिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय कलाकार सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तब अमृता सरगिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मेरठ में आयोजित हुए अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा के लिए प्रसिद्ध भारतीय कलाकार कौन है, राजा रवि वर्मा है, नंदलाल बोस है, यामिनी राय है, शंकु चौधरी। तो मेरठ में आयोजित हुए अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा के लिए प्रसिद्ध भारतीय कलाकार कौन है। तो मेरठ की बात हो रही है, मेरठ कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो मेरठ में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन, मतलब ये भी कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा के लिए कौन जाने जाते हैं, शंकु चौधरी जाने जाते हैं। हरिपुरा फैजपुरा में जो है आपके नंदलाल बोस जाने जाते हैं। मेरठ में जो है भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की बात आएगी, शंकु चौधरी। शंकु चौधरी जो है किस लिए फेमस है, मूर्तिकार के लिए फेमस है, ठीक है। ये प्राचार्य कहाँ के थे, तो बड़ोदरा स्कूल के थे, ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म कब हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। बिहार में जो इनका जन्म हुआ था, किस लिए फेमस है, मूर्तिकार के लिए फेमस है। क्या है, तो ये मूर्तिकार है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में मेरठ में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा के लिए जो है आपके शंकु चौधरी जाने जाते हैं। साहित्य कला परिषद द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष प्रदर्शनी 1976 में प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया था, अर्पणा कौर, अर्पिता सिंह, नालिनी मलानी, मृणालिनी मुखर्जी। तो साहित्य कला परिषद द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष प्रदर्शनी 1976 में प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया था, तो प्रथम पुरस्कार किसने चित्र प्राप्त किया था साहित्य कला के क्षेत्र में, साहित्य कला परिषद द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रदर्शनी 1976 में, ठीक है। प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया था, आपको पता है, कौन हो जाएंगे, नलिनी मलानी। नलिनी मलानी किस लिए जानी जाती है, इंस्टॉलेशन कलाकार है। क्या है, तो इंस्टॉलेशन कलाकार है। कहाँ की है ये, इनका जन्म 1946 में हुआ था। कहाँ हुआ था, इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, याद रखिए। कहाँ की है ये, पाकिस्तान की है, ये आपके पाकिस्तान की हैं, ध्यान रखिएगा। ये चारों जो आपके महिला चित्रकार है। ये मृणालिनी मुखर्जी जो है आपके मूर्तिकार के लिए जानी जाती हैं, ठीक है, ये मूर्तिकार के लिए जानी जाती हैं। अर्पिता सिंह जो है आपके चित्रकार के लिए जानी जाती हैं, इनकी बंगाल की हैं। और अर्पणा कौर जो है ये दिल्ली की हैं, ठीक है। अब साहब इस सारे को हम अगर डिटेल में आप लोग को बताएंगे ना, तो फिर ये वीडियो जो है ना आपके 3 घंटा 4 घंटा हो जाएगा। तो मैं वही इसी पे बात करूंगा, ज़्यादातर कोशिश करूंगा जो है कि एक ही ऑप्शन पे मैं बात करूँ। चारों ऑप्शन पे मैं बात करता हूँ तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है, जो आप लोग को देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए जो है जिस पे चारों पे बात करना हो तो चारों पे कर लेंगे, जिस पर एक पे बात करना होगा तो एक पे कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा लिखवाएंगे तो आप लोग भी बोर होने लगो, ठीक है। इसलिए मैं उतना ही बोलूँगा जिसमें जो है आपके 1 से सवा घंटा में कवर हो जाए, ठीक है। सन 2000 ईस्वी में सन 2000 ईस्वी से किस चर्चित चित्रकार, कला समीक्षक व संपादक के द्वारा कला दीर्घा अंतर्राष्ट्रीय कला पत्रिका का संपादन किया जा रहा है, अशोक भर्मिक, डॉक्टर ज्योति जोशी, डॉक्टर राजेश मिश्रा, डॉक्टर नारायण कक्कर, ठीक है। तो सन 2000 ईस्वी से किस चर्चित चित्रकार, कला समीक्षक व संपादक के द्वारा कला दीर्घा, ठीक है, कला दीर्घा अंतर्राष्ट्रीय कला पत्रिका का संपादन किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि कला दीर्घा जो पत्रिका है कहाँ से पब्लिश होती है, तो लखनऊ से होती है। कहाँ से होती है, लखनऊ से होती है। ये किसके थ्रू होती है, तो अवधेश मिश्र के थ्रू। तो कला दीर्घा कौन करता है, तो अवधेश मिश्रा। तो क्वेश्चन क्या बोला आपके,
सन 2000 ईस्वी में किस चर्चित चित्रकार कला समीक्षक, मतलब किस चर्चित चित्रकार कला समीक्षक व संपादक के द्वारा काला दीर्घा अंतर्राष्ट्रीय कला पत्रिका का संपादन किया जा रहा था? आपको पता हो जाना होना चाहिए, क्या हो जाएंगे? अवधेश मिश्र हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर अवधेश मिश्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ब्रजभूमि की रसलीला से उत्पन्न कथक एक परंपरा नृत्य विधा, यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? ब्रजभूमि की रसलीला से उत्पन्न कथक एक परंपरागत नृत्य विधा, यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो कथक की बात हो रही है, तो कथक जो है कहाँ की? उत्तर प्रदेश की है। अगर कथक कली आता तब कहाँ से हो जाएगा? तो केरल हो जाएगा। तो आपको पता है ये जो जो हम क्लास आप लोग को ले रहे हैं, ठीक है, पर डे जो आपको मिलेगा हर रोज जो आपके 9 PM में, मतलब 9 बजे से क्लास मिलेगा। रात के 9 PM से जो है आपको हर रोज जो है आपके एग्जाम तक ये क्लास मिलेगा। आप लोग बने रहिए लाइव, खास करके जो आप लोग लाइव आया करिए। ठीक है, लाइव आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ताकि लाइव में जो है आप चीज़ें कमेंट करके पूछ भी सकते हो। ठीक है, हम बता भी सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए आप लोग लाइव देखने के लिए 9 बजे आप लोग जुड़ जाया करिए। 9 बजे से जो है आपकी क्लास जो है समझ लीजिए 9 से 10:15 10:30 तक आपकी क्लास, मैक्सिमम जो है आपके 10:30 बजे तक जो है आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, 10:30 तक जो है आपके मान लेते 125 क्वेश्चन है। ठीक है, एक स्लाइड में जो है एक एक मॉडल पेपर में 125 क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो 125 क्वेश्चन में आपको कोशिश करेंगे हम, ठीक है, कम से कम 1000 क्वेश्चन बनाने का। ठीक है, 1000 क्वेश्चन, 1200 क्वेश्चन हम आपका यहाँ पे तैयार करेंगे। देखिए हम ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे। ठीक है, हम वही बताएंगे जो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। आपको भी पता है कि एग्जाम के दृष्टि से ज़्यादा डीपली नहीं आता है। ठीक है, ऊपर से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आता है? क्या तो किसी आर्टिस्ट के बारे में पूछता है तो उनका जन्म पूछ देगा, उनका स्थान पूछ देगा, कहाँ से पढ़ाई किए हैं वो पूछ देगा, कहाँ शिक्षण किए हैं वो पूछ देगा। ठीक है, या उनके कला गुरु कौन है ये पूछ देगा, इनकी उनकी दो फेमस जो कृति होती है, ठीक है, वो पूछ देगा। तो ये सब चीजें मैं आपकी कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो है आप थ्योरी आपके पास है, बुक है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं कोचिंग लेके पढ़ ही रहोगी, तो आप डीपली पढ़ के आओ, हमारे साथ पेपर लगाए करो। आप पेपर जो है हम इतना गारंटी लेते हैं, जितने अच्छे से हम पेपर आपको करा देंगे, मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे कोई आपको कराए। ठीक है, आपको भी पता है, आप इतने दिन से जुड़ रहे हो हमारे साथ, तो आपको पता है कि हम चारों ऑप्शन पे डिटेल में बात भी कर रहे हैं। लिख कम इसलिए रहे कि देखिए ज़्यादा लिखेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, टाइम बढ़ जाएगी। और आपको यूट्यूब पे पता है 125 क्वेश्चन कराना 1 से 1.25 घंटा में, और इतने क्वेश्चन क्लियर कराना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप लोग पढ़ के आइए और मेरे साथ क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन कैसे करना है? तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, कॉपी पेन ले लीजिए। ठीक है, कॉपी पेन ले लीजिए और 1 से 100 तक, 101 से 125 तक नंबरिंग कर लीजिए, और आप अपने आप को जांच सकते हो। ठीक है, अगर मान लेते हैं 1 से 1 2 3 4 ऐसे करके 125 क्वेश्चन जो है आप लिख लीजिए अपने कॉपी पे। फिर आप क्वेश्चन पढ़िए, हमारे साथ करिए। ठीक है, आपका भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगा। पहला का क्या हो जाएगा, ए है तो ए मारिए, दो है बी है, दूसरा का बी है तो बी मारिए, तीसरा का डी है तो डी मार के आप लोग जो है अपने आप को जांच सकते हो कि आपकी तैयारी कैसा हो रही। ठीक है, और फिर जो है लास्ट में जो 125 क्वेश्चन आप कर लो, तो फिर काउंट कर लो कि स्कोर क्या है। देखिए हम ऑफलाइन में जो बैच करा रहे हैं, ऑफलाइन वाले को तो पता है मेरे को क्या करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, उन लोग का तो स्कोर पता चल रहा है, आप लोग का नहीं पता चल रहा है। अगर आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़िए, और इस तरह का जो स्कोर आप हमको कमेंट बॉक्स में भेजा करिए, कमेंट कमेंट किया करिए, तभी पता चलेगा हमको। ठीक है, और मेरी वीडियो को कोशिश करिए अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि सभी तक जाए। ठीक है, और और क्या कर सकते हैं, हाँ, आज 9 बजे जो है आपकी पर डे क्लास ये हम देंगे आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, और कोशिश करेंगे। देखो चित्रों वाला भी संख्या पे फिर से हम काम कर रहे थे, इसके पहले हम चित्रों वाला संख्या देते थे श्रृंखला। ठीक है, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं, उसका भी हम बीच बीच में देते रहेंगे, क्योंकि चित्र से बहुत सारी चीज़ें तैयार होती है। ठीक है, सुबह में मेरा जो है आपका 11 बजे से जो है बिहार स्टेट का भी बैच चल रहा है, तो 11 बजे से आप बिहार स्टेट के भी आप देख सकते थे। ये मत सोचिएगा कि बिहार स्टेट का ही केवल चल रहा है। ठीक है, तो उसमें जो है आपके ये सोच के चलिए कि हाँ देखिए जो हम लोग का कला का सब्जेक्ट है, कला के सब्जेक्ट में क्या है, कला का सब्जेक्ट बहुत छोटी सब्जेक्ट है। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो यूपीटीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे केबीएस हो, चाहे केबीएस एनबीएस का तो छोटा मोटा सिलेबस है। ठीक है, तो उसको तो अलग ही कर दिया। डीएसएसबी हो, बीपीएससी हो, स्टेट हो, आरपीएससी हो, सारे सिलेबस लगभग सेम होते हैं। किसी में ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, किसी सिलेबस से ज़्यादा पूछते हैं, किसी से कम पूछते हैं, बस कुछ नहीं यही होते हैं। तो इसलिए जो है आप लोग हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो 9 बजे जुड़िए। ठीक है, और आप अपने आप को जो है कॉपी पेन लेके रख बैठा करिए, आप लोग पेपर लगाया करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रकान किया है। राम कुमार, के एस कुलकर्णी, बद्रीनाथ आर्य, एम एफ हुसैन। एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया है, तो कौन किया है बनारस के घाटों का चित्रांकन? तो बनारस के घाटों के चित्रांकन के लिए आपको पता है कौन जाने जाते हैं? राम कुमार जाने जाते हैं। बनारस के घाटों की बात हो रही तो राम कुमार, बनारस के शामों का अगर बात आई, मनु पारिक याद रखिएगा। बनारस के शाम के चित्रण कौन किया था? मनु पारिक किए थे। बनारस के घाटों का अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जो कौन काम किया था? राम कुमार। और ये बनारस के घाट का जो है तेल माध्यम में जो है कौन काम किए थे? ऑयल कलर में जो है आपके राम कुमार ही किए थे। राम कुमार जो है कि अमूर्त चित्रकार के लिए फेमस है, मतलब चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। 1924 में इनका जन्म हुआ था, शिमला में हुआ था। ध्यान रखिए, भारत में जो है अमूर्त कला का जन्मदाता कौन माने जाते हैं? आपके राम कुमार माने जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा क्ले सिरेमिक व थेवा कला का संबंध है उत्तराखंड से, कर्नाटक से, राजस्थान से, पश्चिम बंगाल से। तो मोलेला क्ले सिरेमिक थेवा कला का संबंध है, तो क्या हो जाएगा? मोलेला क्ले सिरेमिक थेवा कला का संबंध आपके पता होना क्या है? राजस्थान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश पर्वत को हिलाता रावण भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है जो यहाँ पाई गई है। अजंता में, एलोरा में, सीतनवासन में, उदयगिरी में। तो कैलाश पर्वत को हिलाता रावण भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है, तो किसमें हो जाए? एलोरा, याद रखिए। कैलाश पर्वत के लिए जो है कैलाश पर्वत को हिलाता रावण एलोरा में। एलोरा के टाइम पूछेगा, एलोरा जो है राजपूत वंशों ने करवाया था। एलोरा का निर्माण राजपूतों ने करवाया था। एलोरा जो 4 से 12वीं शती में बनी थी, 4 से 12वीं शती में बनी थी। एलोरा को धर्मों को त्रिवेणी बोला जाता है क्योंकि एलोरा में बौद्ध, जैन, ब्राह्मण तीनों धर्मों से काम हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए एलोरा के धर्मों को त्रिवेणी बोला जाता है। कला का त्रिवेणी अजंता को बोला जाता है क्योंकि अजंता में चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला तीनों मिलता है, इसलिए कला का त्रिवेणी इसको बोलते हैं। और धर्मों का त्रिवेणी जो है आपके एलोरा को बोला जाता है। तो कैलाश पर्वत के लिए जो है आपके कौन हो जाएंगे? एलोरा हो जाएंगे। इस मुद्रा को बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले उपदेश के दौरान प्रदर्शित किया था और इसमें दोनों हाथ शामिल है। अंजलि मुद्रा, वज्र मुद्रा, वरद मुद्रा, धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा, धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा। तो इस मुद्रा को बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले उपदेश के दौरान प्रदर्शित किया था और इसमें दोनों हाथ शामिल है, इनके दोनों हाथ शामिल है। किस में हो जाएगा? धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा। तो याद रखिएगा, ये धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा जो है, ये मूर्ति जो आपके सारनाथ से मिली है, सारनाथ में रखी गई है। कब बनी है ये मूर्ति? तो 5वीं शती में बनी है। किस काल में बनी है? तो गुप्त काल, याद रखिएगा। किस काल में बनी है ये? तो गुप्त काल में बनी है। ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं जो हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए और जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं हम वही आपको बताते हैं, ठीक है। क्योंकि हम एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी हम बोल रहे हैं ये सब आपको आप प्रैक्टिस लगाते हो या पढ़ रहे हो थ्योरी तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सब चीज़ों को। कुषाण कालीन गंधार शैली की मूर्तियाँ किस माध्यम में निर्मित है? कुषाण कालीन गंधार शैली की मूर्तियाँ किस माध्यम में निर्मित है? लाल बलुआ पत्थर, काला स्लेटी पत्थर, सफेद बलुआ पत्थर, सफेद संगमरमर। तो कुषाण कालीन जो गंधार शैली की मूर्तियाँ जो है किस पत्थर में निर्मित है? तो गंधार शैली की जो मूर्ति अगर हम बात करते हैं तो गंधार शैली की मूर्ति किस पत्थर में बने हैं? तो क्या हो जाएगा? काला सिलेटी या ग्रे सिल्ट स्टोन, ठीक है। तो गंधार शैली की जो मूर्ति है आपके पता है काला सिलेटी या ग्रे सिल्ट स्टोन में बनी है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन आपके सही नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति जैनों के अंतिम तीर्थंकर का प्रतिनिधित्व करती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के शासनकाल में निर्मित किए गए थे। होसलेश्वर का मंदिर जो है शिव को समर्पित है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? होसलेश्वर का मंदिर जो शिव को समर्पित है, ये बात सही है, ठीक है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के शासनकाल में निर्मित किए गए, ये भी बात सही है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, ये भी बात सही है। श्रवण बेलगोला गोमतेश्वर की मूर्ति जो जैनों के अंतिम तीर्थंकर
का प्रतिनिधित्व करती है। अंतिम तीर्थंकर कौन है? जैन में कितने तीर्थंकर है? 24 है। अंतिम तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी, यानी 24वें नंबर के महावीर स्वामी। तो अंतिम तीर्थंकर हो गए। तो अंतिम तीर्थंकर का नहीं है, किसका है? प्रथम है, ठीक है, प्रथम तीर्थंकर के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। किस तीर्थंकर का? प्रथम तीर्थंकर के बेटे जो थे, क्या नाम था उनके बेटे के? ठीक है, तो क्या नाम था उनके बेटे? तो बाहुबली करके उनका नाम था, याद रखिएगा। सरबन बेलगोला में गुप्तेश्वर की मूर्ति, जैनों के अंतिम तीर्थंकर जो है, अंतिम तीर्थंकर कौन है? आदिनाथ। अंतिम तीर्थंकर नहीं, प्रथम तीर्थंकर के बेटे जो थे, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव, उन्हीं का दूसरा नाम था आदिनाथ। तो ऋषभ देव के बेटे जो थे बाहुबली करके थे, ठीक है, उनका नाम, पूरा नाम जो है मुझे याद नहीं आ रहा, कि बाहुबली करके उन्हीं के जो है ये समर्पित है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सरवन सरवन बेलगोला में गुप्तेश्वर की मूर्ति जैनों के अंतिम तीर्थंकर का प्रतिनिधित्व करती है। अंतिम के नहीं करती है, प्रथम मतलब ऋषभ देव आदिनाथ के बेटे थे बाहुबली, ठीक है, उनके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हड़प्पा कालीन मूर्ति कला की मोहरों और टेराकोटा कला में चित्रित नहीं किया गया है? गाय, हाथी, गेंडा, शेर। तो निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो है हड़प्पा कालीन मूर्ति कला के मोहरों और टेराकोटा कला पे चित्रित नहीं की गई है? ठीक है, तो मूर्तियों पे भी नहीं की गई है, टेराकोटा कला पे भी नहीं की गई है, मतलब मूर्ति ये आपके बर्तन उर्तन पे किसी पे नहीं की गई है। तो कौन सा जानवर है नहीं की गई है? तो गाय का चित्रण नहीं हुआ, याद रखिएगा, गाय का चित्रण यहाँ पे नहीं हुआ है। बैल का हुआ है पर गाय का नहीं हुआ है, याद रखिएगा। बैल का हुआ है, हाथी हुआ है, गेंडा हुआ है, शेर का हुआ, लेकिन गाय का नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल स्मारक पाए जाते हैं, होयसल स्मारक पाए जाते हैं। ऑप्शन है हम्पी और होस्टपेट, हेलेबीड और बेलूर में, मैसूर और बेंगलोर में, श्रृंगेरी और धारवाड़ में। तो होयसल स्मारक पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं होयसल स्मारक? होयसल स्मारक जो हेलेबीड और बेलूर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संगीत में सुर प्रदान करने वाला 56 नक्काशीदार स्तंभों वाला प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहाँ स्थित है? बेलूर, भद्राचलम, हम्पी, श्रीरंगम। तो संगीत में सुर प्रदान करने वाला 56 नक्काशीदार स्तंभों वाला प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? तो आपको पता है कहाँ पे? हम्पी है, याद रखिएगा। विजय विठल मंदिर जो है, इसमें 56 नक्काशीदार स्तंभों है, और ये कहाँ पे है? हम्पी में है। हम्पी कहाँ पड़ता है? आपके कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, याद रखिए कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। भारत के सांस्कृतिक के इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? गांव के बुजुर्गों की सभा, एक धार्मिक संप्रदाय, चैत गुफाओं का समूह, मंदिर निर्माण करने की एक कला शैली। तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पंचायतन शब्द किससे संबंधित है? तो पंचायतन जो है मंदिर निर्माण करने की एक शैली है। पंचायतन शब्द में एक मंदिर जो होती है, ठीक है, बीच है, चारों साइड में 4 मंदिर होते हैं, ठीक है, तो चारों साइड में 4 मंदिर होते हैं, ठीक है। तो ये बीच में मुख्य मंदिर हो गया, चारों साइड में 4 मंदिर हो गया, इसी को क्या बोलते हैं? पंचायतन शब्द। तो पंचायतन शब्द जो आपके किसमें भी देखने को मिलता है? मंदिर मंदिर निर्माण करने की एक शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से सिक्का जो है शास्त्रीय कला है। तो सिक्का जो है शास्त्रीय कला है। टोपोग्राफिक, आर्कियोलॉजी, न्यूमिसमेटिक आर्ट, एंथ्रोपोलॉजी। तो क्या हो जाएगा? निम्न में से सिक्का शास्त्रीय कला है, तो क्या हो जाएगा? तो न्यूमिसमेटिक आर्ट जो है आपके सिक्का है, ठीक है, याद रखिए, सिक्का शास्त्रीय कला है। न्यूमिसमेटिक आर्ट याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। कुमार साहनी द्वारा बनाई गई फिल्म एज ऑफ
क्रोफ्लाइज किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? ऑप्शन है ए रामचंद्रन, नालिनी मलानी, अकबर पदमसी, भूपेन खक्कर। तो कुमार सैनी द्वारा बनाई गई फिल्म, मतलब कुमार सैनी जो डायरेक्टर हैं, एक फिल्म बना है, ठीक है, क्या नाम है? एज ऑफ क्रोफ्लाइज के कलाकार के जीवन पे बनाए थे। तो एज ऑफ क्रोफ्लाइज जो है फिल्म किस कलाकार कलाकार के जीवन पे बनाए थे कुमार सैनी? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा अकबर पदमसी के ऊपर जो है एक पिक्चर बनी है, एज एज ऑफ क्रोफ्लाइज। एज ऑफ क्रोफ्लाइज जो है कौन बनाया था? तो कुमार सैनी ने बनाया था। किसके जीवन पर बनाया था? अकबर पदमसी। अकबर पदमसी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? मुंबई या महाराष्ट्र, याद रखिएगा, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था इनका जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सन 1958 ईस्वी में देवी प्रसाद राय चौधरी ने कौन सा अवार्ड प्राप्त किया था? तो 1958 ईस्वी में देवी प्रसाद राय चौधरी जो है कौन सा अवार्ड प्राप्त किए थे? पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कालिदास सम्मान, ठीक है। तो कौन प्राप्त किए थे? तो देवी प्रसाद राय चौधरी जो एक मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म 1899 में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। और किस लिए फेमस है? बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था। किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है। मुख्य रूप से मूर्तिकार है, लेकिन ये चित्र भी बनाए थे, ठीक है। पहलवान भी थे, ठीक है, बांसुरी वादक भी थे। देवी प्रसाद राय चौधरी थे, पहलवान थे, बांसुरी वादक थे, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, लेकिन मुख्य रूप से क्या थे? ये मूर्तिकार थे। तो इनको 1958 में जो है इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला था? तो कौन सा मिला था? पद्म भूषण मिला था। कौन सा मिला था? पद्म भूषण मिला, पद्म भूषण मिला था। पद्म भूषण जो है 1970 में जो है आपके रामकिंकर बैच को भी मिला था, ठीक है। 58 में देवी प्रसाद राय चौधरी, ये भी मूर्तिकार हैं, इनको भी मिला था। 70 में जो है आपके रामकिंकर बैच को मिला था, वो भी क्या है? एक मूर्तिकार है। तो दोनों याद रखिएगा, 12 साल का अंतर है। 12 साल पहले जो आपके देवी प्रसाद राय चौधरी को मिला था, 12 साल बाद जो आपके आपके रामकिंकर बैच को मिला था। सबसे पहले पद्म भूषण किसको मिला था? यामिनी राय को मिला था। याद रखिएगा कब मिला था यामिनी राय को? तो 1955 ईस्वी में यामिनी राय को सबसे पहले मिला था। पद्म विभूषण सबसे पहले 1954 में किसको मिला था? नंदलाल बोस को मिला था सर्वप्रथम। पद्म श्री से जो है सबसे सर्वप्रथम सबसे पहले किसको मिला था? 1957 ईस्वी में जो सुधीर रंजन खासकर को मिला था। ध्यान रखिएगा सब चीजें, क्वेश्चन सारे एग्जाम में बने हुए हैं। कालिदास सम्मान सबसे पहले 1982 में किसको मिला था? 1982 ईस्वी में जो है किसको मिला था सबसे पहले? तो 1982 में किसको मिला था? तो आपको याद रखना किसको मिला था? केजी सुब्रमण्यम को मिला था 1982 में, ठीक है। और कालिदास सम्मान जो कौन सा स्टेट देता है? तो मध्य प्रदेश देता है, याद रखिएगा कौन सा स्टेट देता है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? तो ट्राम्बे, गोवा, अहमदाबाद, पुणे। तो भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? तो क्या हो जाएगा? तो भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन के संस्थान की स्थापना पुणे में हुआ था। और ये हर एग्जाम में, लगभग हर जगह आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कई एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली के फारसी चित्रकार का नाम बताएं। अब्दुल समद सिराजी, फारूक बेग, मोहम्मद हुसैन काश्मीर, बेजाज। तो मुगलिया उस्ताद मीर सैयद अली के फारसी उस्ताद, मतलब फारसी, ये मीर सैयद अली के फारसी उस्ताद बोले तो इनके गुरु का नाम बताना है, ठीक है। तो मीर सैयद अली के गुरु का क्या नाम है? तो क्या हो जाएंगे? बेजात हो जाएंगे। आपको पता है मीर सैयद अली का फारसी उस्ताद कौन हो जाएंगे? गुरु कौन हो जाएंगे? आपके बेजात हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलकालीन नटराज की मूर्ति किस भंगिमा में है? समभंग है, अतिभंग है, त्रिभंग है, पद्मासन है। तो जो चोल काल की प्रतिमा है नटराज का, ठीक है, तो किस भंगिमा में है? तो चोल काल के नटराज जो है आपके अतिभंग में है। चोल काल के नटराज जो कब बनी थी? 12वीं सदी में बनी थी। चोल काल के नटराज जो है कब बनी थी? 12वीं सदी में बनी थी। नटराज पूछे या देवी उमा पूछे, ये दोनों 12वीं सदी में बनी है। चोल काल के अगर टाइमिंग कभी पूछ देता है तो टाइमिंग क्या हो जाएगा चोल काल का? 9 से स्टार्ट हुआ था और 9 से 13वीं सदी तक चली थी। 9 से 13वीं सदी तक चली थी चोल काल के टाइमिंग। और चोल काल जो है आपके तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। चोल काल कहाँ चली थी? तमिलनाडु में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूजनी हस्तशिल्प का प्रचलन निम्न राज्य से हुआ है। सूजनी हस्तशिल्प का प्रचलन
निम्न से हुआ, राजस्थान से, बिहार से, गुजरात से, उड़ीसा से। तो सुजनी हस्तशिल्प जो है ये किस राज्य में प्रचलन हुआ है? तो सुजनी हस्तशिल्प जो है किस राज्य का है? तो बिहार का है। याद रखिएगा, सुजनी हस्तशिल्प जो है किस राज्य का है? तो बिहार का है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई कई एग्जामों में। राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उप शैली को उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? अनंत कुमार स्वामी, कुंवर संग्राम सिंह, प्रोफेसर एरिक डिकिंसन, कर्नल टॉड। तो राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उप शैली की उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? तो राजस्थानी लघु चित्र शैली मतलब राजस्थान की कौन सी लघु चित्र शैली है? उसकी राजस्थानी लघु चित्र शैली मतलब किशनगढ़ शैली जो है एक उप शैली है, मारवाड़ की उप शैली किशनगढ़ शैली है। इस किशनगढ़ की खोज कौन किया था? तो प्रोफेसर एरिक डिकिंसन। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि किशनगढ़ शैली की खोज किसने किया था? तो प्रोफेसर एरिक डिकिंसन हो जाएंगे। किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामिति का आकार का प्रयोग करते हैं? मतलब कोई भी किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामिति का आकार का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, बेलन किया जाता है। ठीक है, किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए हमको क्या यूज करना होता है? बेलन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध चित्रित पांडुलिपि पुस्तक दस्ताने हमीर अमीर अमीर हमजा, जिसे समानता हमजानामा के नाम से जाना जाता है, कि अधिकांश भाग को किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में चित्रित किया गया था? बाबर, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। तो हमजानामा, दस्ताने अमीर हमजा या हमजानामा का अधिकांश भाग जो है किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में चित्रित हुआ था? तो अकबर के समय में हुआ था। ठीक है, दस्ताने अमीर हमजा में कितने चित्र है? टोटल 2400 चित्र है। कितने खंड है? कितने खंड है? तो 12 खंड है। ठीक है, स्टार्टिंग का 4 खंड जो है ना, स्टार्टिंग का 4 खंड जो है आपके हुमायूं ने चित्रित करवाया था। हुमायूं ने चित्रित करवाया था, और इसमें हुमायूं ने कितने चित्र बनवाया था? 1000 चित्र बनवाया था। और 8 खंडों का चित्रण जो है किसने करवाया था? 8 खंडों में 1400 चित्र जो है आपके अकबर के समय में चित्रित हुआ था। तो अधिकांश मतलब हुमायूं से ज्यादा चित्रण तो अकबर ने करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज बोला, अधिकांश चित्र जो है किसने करवाया है? तो अकबर ने करवाया है। और ये हमजानामा किस पे चित्रित हुआ है? कपड़े पे चित्रित हुआ है। क्या किस पे चित्रित हुआ है? तो कपड़ा पे चित्रित हुआ है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के काल में मुगल वास्तुकला राजस्थानी वास्तुकला से प्रबल रूप से प्रभावित हुई थी? हुमायूं, बाबर, शाहजहां, अकबर। तो राजस्थानी मुगल वास्तुकला और राजस्थानी वास्तुकला प्रबल रूप से जो है एक दूसरे से क्या प्रभावित हुई थी? तो अकबर के समय में हुई थी। किसके समय में हुई थी? अकबर के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चोल काल में ठोस धातु की ढलाई के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयोग में लाई गई है? फाइबर कास्टिंग, लुप्त मोम ढलाई विधा, पतीना, टेराकोटा कास्टिंग। तो चोल काल में ठोस धातु की ढलाई के लिए इनमें से कौन सी विधि का उपयोग में लाई गई है? तो चोल काल में जो मूर्ति बनती थी जैसे देवी उमा, नटराज की मूर्ति, तो ये कौन सी धातु से जो आपके ढलाई होती थी? तो इनमें से धातु बताना है आपको। तो चोल काल की मूर्ति जो है आपके लुप्त मोम ढलाई विधा का यूज किया गया। चोल काल में जो मूर्ति दो ही लोग के ज्यादा बना है, आपको पता है, नटराज और देवी उमा। और जो नटराज और देवी उमा की मूर्ति जो है आपके 12वीं सदी में बनी है। ठीक है, चोल काल जो कहाँ पे चली थी? तमिलनाडु में चली थी। चोल काल जो है इसकी टाइमिंग की अगर हम बात करते हैं चोल राजवंश का, तो 9 से 13वीं सदी चली थी। और ये केबीएस में क्वेश्चन आया था कि चोल काल कब से कब तक चली थी? तो 9 से 13वीं सदी। याद रखिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक डच कलाकार ड्राफ्ट्समैन तथा प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक को चित्रित करने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, राफेल है, विसेंट वैन गो है, रेम्ब्रांट है, साल्वाडोर डाली। तो इनमें से कौन सा ऐसे कलाकार है जो डच कलाकार है, ड्राफ्ट्समैन है, ठीक है, प्रिंट मेकर है, और उसका एक प्रसिद्ध कृति है तीन गायक? तो किसने हो जाएगा? तो क्या हो जाएंगे? रेम्ब्रा हो जाएंगे। रेम्ब्रा जो है आपको पता ही है, रेम्ब्रा चित्रकार साथ साथ क्या थे? प्रिंट मेकर थे, ड्राफ्टमैन थे। तो दो याद रखिए, चित्रकार प्रिंट मेकर तो थे ही,
साथ में ड्राफ्टमैन भी हो गए, और इन्हीं के एक चित्र है 3 गाय, रेम्ब्रा याद रखिएगा। ठीक है, रेम्ब्रा अगर हम बात करते हैं तो बरोक शैली के कलाकार है, और इनका जन्म 1606 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? नीदरलैंड में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और बरोक शैली के कलाकार थे ये। विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग, रंगों और स्वरों की भिन्नता, उपयुक्त में से सभी। तो विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक हो जाएगा? तो विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो सभी हो जाएगा। अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग, रंगों और स्वरों की भिन्नता, मतलब सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राफेल संजियो एक प्रतिष्ठित पूर्ण जागरणकालीन कलाकार थे। उन्होंने इस दुनिया को सम्मानित किया था। तो उनकी दुनिया को सम्मानित किया था, तो इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के बताना है आपको कि इनकी इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो राफेल संजियो, मतलब राफेल की बात हो रही है। राफेल का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था, और 1520 ईस्वी तक जो है दुनिया को समर्पित किए थे अपने को। याद रखिएगा, जन्म 1483, मृत्यु 1520। कहाँ जन्म हुआ था? फ्लोरेंस में हुआ था। फ्लोरेंस कहाँ पड़ता है? आपके इटली में पड़ता है। ठीक है। 1475 से 1564 जो है, ये माइकल एंजेलो का जन्म हुआ था। 1475 में माइकल एंजेलो का जन्म हुआ, और 1564 में इनकी मृत्यु हो गई। 1452 में लियोनार्डो दा विंची का जन्म हुआ, 1519 में जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो ये तीनों लोग का जो है हाई रेनेसा के तीनों कलाकार है, तीनों का जन्म से लेकर मृत्यु तक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन है। 32वें ओलंपिक 2021 में आयोजित हुआ था। बीजिंग में, टोक्यो में, शिकागो में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 32वें ओलंपिक 2021 में आयोजित हुआ था। तो 32वें ओलंपिक 2021 में कहाँ पे हुआ था? टोक्यो, याद रखिएगा, टोक्यो में हुआ था। 32वें ओलंपिक जो है कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में हुआ था। भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित त्रिभुजाकार योजना पर आधारित नए संसद भवन का स्थापित विद है। मतलब नए संसद भवन का जो है डिजाइनर पूछा है कि इनमें से कौन सा है। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में त्रिभुजाकार योजना पर आधारित नए संसद भवन, मतलब भारत में 2 नए संसद भवन है, एक पुराने थे, एक नए थे। तो पुराने तो कोई और डिजाइन किया था, लुटियंस करके थे, उन्होंने किया। नए जो बना है इसका डिजाइन कौन किए थे? पुराने वाला तो एडविन लुटियंस ने किए थे, हर्बर्ट वेकर ने किए थे। ये पुराने नए संसद भवन के किए थे। जो ओल्ड संसद भवन अगर पूछता है कि दिल्ली में जो है पुराने संसद भवन का डिजाइन कौन किया था, एडविन लुटियंस या हर्बर्ट वेकर हो जाएंगे। लेकिन जो नए संसद भवन का डिजाइन किया था वो कौन हो जाएंगे? तो नए संसद भवन का डिजाइन आपको कौन हो जाएंगे? बिमल पटेल हो जाएंगे। और ये त्रिभुजाकार योजना में, ठीक है, त्रिभुजाकार योजना में नए संसद भवन बना है। और पुराने वाला जो गोलाकार में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पुराने वाला को जो है एडविन लुटियंस ने किया है, और नए वाला को जो है बिमल पटेल ने किया है। वर्तमान में भारत की किस मुद्रा पर हम्पी का पत्थर से बना रथ दृष्टिगत होता है? हम्पी का, हम्पी कहाँ है? हम्पी कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में, याद रखिएगा, हम्पी कर्नाटक में। और हम्पी का जो है वर्तमान में भारत के किस मुद्रा पे हम्पी का पत्थर से बना रथ दृष्टिगत होता है? तो हम्पी का पत्थर जो है, हम्पी का जो मंदिर किस पे बना है? 50 के नोट पे बना है, ठीक है। 20 पे जो है एलोरा बना है, 20 का जो है नोट है उस पे एलोरा का जो है कैलाश मंदिर बना है। 10 पे जो है कोणार्क मंदिर बना है, और 100 पे जो है रानी का बाग बना है। 200 पे जो सांची बना है, 500 पे किला बना है, लाल किला बना है, और 2000 पे जो है मंगलयान बना है। तो सारे क्वेश्चन में कभी एग्जाम में बन सकता है, याद रखिएगा। सन
1988 ईस्वी के वीडियो मिले सुर मेरा तुम्हारा में प्रदर्शन के साथ भारत में व्यापक पहचान किस संगीत को मिली थी? प्रसून जोशी, पीयूष पांडेय, पंडित भीमसेन जोशी, कृष्ण राव शंकर पंडित। तो सन 1958 ईस्वी के वीडियो मिले सुर मेरा तुम्हारा में प्रदर्शन के साथ भारत में व्यापक पहचान किस संगीत को मिली थी? किसको मिली थी? पंडित भीमसेन जोशी को मिली थी। याद रखिए किसको मिली थी? पंडित भीमसेन जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पश्चात कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की। ईबी हैवल, हर्बर्ट रीड, आर्चर महोदय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उस पश्चात कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्रों के विराट सौंदर्य का सराहना की। कौन थे? ईबी हैवल थे। ईबी हैवल क्या थे? कला समीक्षक थे। ठीक है, कला समीक्षक थे, लेखक थे। कला समीक्षक और लेखक थे, याद रखिएगा। और इनका जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ये इंग्लैंड में हुए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रसिद्ध कला समीक्षक थे? एएस रमन, केशव मलिक, अवधेश मिश्र। इनमें से कौन कला समीक्षक थे? मतलब इनमें से बताना है कि कौन कला समीक्षक हैं, तो कौन हो जाएंगे? तो कला समीक्षक आपको पता है सभी हो जाएंगे, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। एएस रमन भी हैं, केशव मलिक भी है, अवधेश मिश्र भी है, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दृश्य कला के क्षेत्र में बस्ट से क्या तात्पर्य है? अमूर्त प्रतिमा है, संपूर्ण दृश्य प्रतिमा है, खंडित प्रतिमा है, अवक्ष प्रतिमा है। तो दृश्य कला के क्षेत्र में बस्ट से क्या तात्पर्य है? बस्ट क्या है? बस्ट से क्या तात्पर्य होता है? तो बस्ट क्या हो जाएगा आपके? अवक्ष प्रतिमा, याद रखिए क्या हो जाएगा? अवक्ष प्रतिमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस सौंदर्य शास्त्री ने समस्त विश्व की कला को 3 भागों में प्रतीक, शास्त्रीय, स्वच्छंद में विभक्त किया है? टोल्स्टॉय, हीगल, क्रोचे, रस्किन। तो किस सौंदर्य शास्त्री ने समस्त विश्व की कला को 3 भागों में विभाजित किया है? कौन कौन? प्रतीक, शास्त्रीय, स्वच्छंद, विभक्त। क्या हो जाएगा? तो किसने किया था? तो हीगल किए थे। याद रखिए किसने किसने बांटा था? तो हीगल ने बांटा। तो हीगल कहाँ के हैं? जर्मनी के। हीगल का जन्म 1770 ईस्वी में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। इन्हीं की एक पुस्तक है हीगलियन क्लासिफिकेशन। हीगलियन क्लासिफिकेशन में जो है ललित कला को जो है 5 भागों में बांटे थे हीगल ने। ठीक है, क्रोचे भी आपके क्या है? सौंदर्य शास्त्री है। रस्किन भी है। रस्किन का जन्म 1819 ईस्वी में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। क्रोचे 1886 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। टोल्स्टॉय कहाँ के हैं? रूस के हैं। तो किस सौंदर्य शास्त्री ने समस्त विश्व की कला को 3 भागों में प्रतीक, शास्त्रीय, स्वच्छंद में विभक्त किया है? तो याद रखिएगा हीगल। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बी होल्डर युक्ति निम्नलिखित में से किसकी है? रस्किन के है, विलियम शेक्सपियर, क्रोचे, महात्मा गांधी। तो ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बी होल्डर युक्ति निम्नलिखित में से किसकी है? तो किसकी हो जाएगी? विलियम शेक्सपियर, याद रखिएगा। तो ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बी होल्डर युक्ति निम्नलिखित में से किसकी है? विलियम शेक्सपियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज संतायना ने अपनी पुस्तक द सेंस ऑफ ब्यूटी में सौंदर्य के कितने स्तरों का उल्लेख किया? 4 किया, 5 किया, 3 किया, 2 है। तो क्या हो जाएगा? जॉर्ज संतायना ने अपनी पुस्तक द सेंस ऑफ ब्यूटी में सौंदर्य के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? तो कितना किया है? 3 किया है। कितना किया है? 3 किए हैं। प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन कलाकार विमान सुंदरम का जन्म वर्ष ज्ञात करें। 1943, 1942, 1935, 1934। तो विमान सुंदरम जो है ये इंस्टॉलेशन कलाकार है, मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म जो है 1943 में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था। शिमला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मिश्रित माध्यम में चित्रित टाइम टेक्चर
श्रृंखला 2003 से 4 के निर्माता कलाकार हैं। सुरेंद्र पाल जोशी है, शिबू नटेशन है, बैजू पार्थन है, GR इनाना है। तो मिश्रित माध्यम में चित्रित टाइम टेक्चर श्रृंखला 2003 के 4 के निर्माता कलाकार कौन हो जाएंगे? तो कौन हो जाएंगे? सुरेंद्र पाल जोशी, याद रखिए कौन हो जाएंगे? सुरेंद्र पाल जोशी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरजी कालिंगवुड का संबंध है यूनान से है, रूस से है, इटली से है, ब्रिटेन से है। तो आरजी कालिंगवुड हैं। तो आरजी कालिंगवुड क्या है? लेखक है, सौंदर्य शास्त्री है, ठीक है, नहीं लेखक है और क्या है? कला समीक्षक है, याद रखिएगा। तो आरजी कालिंगवुड का संबंध क्या हो जाएगा? कहाँ से हो जाएगा? ब्रिटेन से हो जाएगा। इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटेन, इंग्लैंड, लंदन, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, चाहे ब्रिटेन आए या इंग्लैंड आए चाहे लंदन आए, 1889 में हुआ था। अजंता के किस प्रसिद्ध चित्र पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था? मार विजय पे, मंडरासर राजकुमारी के, माता पुत्र पे, पद्मपानी बोधिसत्व पे। तो अजंता के किस चित्र पे जो है भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था? तो कौन से चित्र पे जो है भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था? तो पद्मपानी बोधिसत्व में, पद्मपानी बोधिसत्व में जो है भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। पद्मपानी बोधिसत्व जो है किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में है। माता पुत्र जो है आपके 17 में है। मंडरासन राजकुमारी 16 में है। मार विजय जो है आपके मूर्ति है ये 26 में है, ठीक है। मार विजय मूर्ति 26 में, मंडरासन राजकुमारी 16 में, माता पुत्र 17 में, पद्मपानी बोधिसत्व गुफा संख्या 1 में। अब भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है पद्मपानी बोधिसत्व पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अकाल की कला और जेनुअल अभेदीन पुस्तक के रचनाकार हैं? अनंत कुमार स्वामी, अशोक भौमिक, आर्चर, ज्योतिष जोशी। तो अकाल की कला और जेनुअल अभेदीन पुस्तक के रचनाकार हैं, कौन हो जाएंगे? अशोक भौमिक, ठीक, याद रखिएगा। अकाल की कला और जेनुअल अभेदीन पुस्तक किसकी है? तो अशोक भौमिक। किसकी है? तो अशोक भौमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली वेब केंद्रित चित्रकार मानी जाती है, मतलब भारत के कौन सा पहला मतलब प्रथम वेब केंद्रित चित्रकार है? शुभ्र प्रसन्न, गोगी सरोजपाल, नालिनी मलानी, शिल्पा गुप्ता। तो कौन सा है जो, कौन सी कलाकार है जो वेब केंद्रित चित्रकार प्रथम है? तो भारत की पहली वेब केंद्रित चित्रकार कौन है? शिल्पा गुप्ता, याद रखिएगा। भारत के पहली वेब केंद्रित चित्रकार कौन है? शिल्पा गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के दुर्भिक्ष ने किस कलाकार की कला को सर्वाधिक प्रभावित किया? गणेश होलोई, सुधीर पटवर्धन, सतीश गुजराल, सोमनाथ और। तो बंगाल के दुर्भिक्ष ने किस कलाकार की कला को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो सर्वाधिक प्रभावित किसको किया था? सोमनाथ और। सोमनाथ और जो है आपके प्रिंट मेकर हैं, चित्रकार हैं, ये दोनों के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1921 में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? 1921 में बांग्लादेश में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरा सूत्रा आर्ट 80 घाट कैनवास पर एक्रेलिक चित्रकृति के रचनाकार है? मनु पारिक है, भारती खेर है, सुबोध गुप्ता है, राम कुमार है। तो फ्लोरा सूत्रा एट 80 घाट कैनवास पर एक्रेलिक चित्रकृति किसकी है? मनु पारिक, याद रखिएगा। किसकी है? मनु पारिक है। मनु पारिक जो है बनारस के शाम चित्रण के लिए जाने जाते हैं, और बनारस के घाट के लिए कौन जाने जाते हैं? राम कुमार, ध्यान रखिएगा। और फ्लोरा सूत्रा एट 80 घाट कैनवास पर एक्रेलिक चित्रकृति किसकी है? मनु पारिक। राजनेताओं की सार्वजनिक मूर्तियां बनाने की क्षेत्र में किस भारतीय कलाकार को प्रसिद्धि मिली? मनु पारिक, राम गोपाल विजयवर्गीय, सरदाचरण वकील, रमेश बिष्ट। तो राजनेताओं की सार्वजनिक मूर्तियां बनाने के क्षेत्र में किस भारतीय कलाकार की प्रसिद्धि मिली? तो क्या हो जाएगा? रमेश बिष्ट, याद रखिएगा। रमेश बिष्ट जो है राजनेताओं के सार्वजनिक मूर्तियां बनाने के लिए क्षेत्र में किस भारतीय कलाकार को प्रसिद्धि मिली? तो रमेश बिष्ट को मिली थी। विश्व के सबसे महंगी साड़ी किस चित्रकार के चित्रों की नकल है जो 20 बेशकीमती 12 रत्नों व धातुओं से जड़ी
40 लाख रुपए की साड़ी को दुनिया की सबसे महंगी साड़ी के तौर पे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया है। यामिनी राय गुफा, यामिनी राय का, अमृता सेल के वेंकटप्पा, राजा रवि वर्मा। तो क्या हो जाएगा, राजा रवि वर्मा याद रखिएगा। विश्व के सबसे महंगी साड़ी किस चित्रकार के चित्रों की नकल है जो बेशकीमती 12 रत्नों व धातुओं से जड़ी 40 लाख रुपए की साड़ी को दुनिया की सबसे महंगी साड़ी के तौर पर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, राजा रवि वर्मा। किस कलाकार ने अपना कला स्टूडियो कृपाल कुंभ के नाम से स्थापित किया था? कृपाल कुंभ के नाम से कौन स्थापित किया था? कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत जो ब्लू पॉटरी के जन्मदाता माने जाते हैं। कृपाल सिंह शेखावत जो है आपके, इनका जन्म 1922 ईस्वी में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस कलाकार को 1991 ईस्वी में ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला था? अनिश कपूर, सुबोध गुप्ता, अमृता प्रीतम, जेके महात्रे। तो कौन से कलाकार को जो है 1951 में जो ब्रिटिश में टर्नर पुरस्कार मिला था? तो किसको मिला था? अनिश कपूर को जो है टर्नर पुरस्कार मिला था ब्रिटिश सरकार द्वारा। कब मिला था? 1991 में। अनिश कपूर का जन्म जो है 1954 ईस्वी में हुआ था, मुंबई में हुआ था। ये क्या है? तो मूर्तिकार हैं, ठीक है। अनिश कपूर क्या है? तो मूर्तिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान नहीं है। भारतीय कला BS अग्रवाल, मूविंग फोकस चिंतामणिकर, बक्योश्री शिल्प प्रबंधाली अमीना टैगोर, फ्लेम्ड मोजेक न्योली तुली। तो कौन सा सही मिलान नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो सब फ्लेम्ड मोजेक जो है न्योली तुली का, ये बात सही है। बक्योश्री शिल्प प्रबंधावली कौन लिखा है? अमीना टैगोर, सही है। मूविंग फोकस जो है चिंतामणिकर नहीं लिखे, कौन लिखा है? केजी सुब्रमण्यम। मूविंग फोकस किसकी है? केजी सुब्रमण्यम की। भारतीय कला BS अग्रवाल की पुस्तक है। तो भारतीय भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक रचनाकार कौन है? एस भाद्रिक है, अमरनाथ सहगल है, जगदीश गुप्त है, DS गार्डन है। तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक रचनाकार कौन है? तो भारतीय चित्रकला की बात होगी, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की बात हो रही है, ठीक है। तो कौन हो जाएंगे? जगदीश गुप्त हो जाएंगे। तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? जगदीश गुप्त हो जाएंगे। इक्वेई कास्ट ब्लॉक मुद्रण की एक शैली है जो जापान में निम्न काल में समृद्धि हुई थी। तो 15 से 16, 17 से 19वीं, 18 से 19। तो यूक्वेई जो है कास्ट मुद्रण है, कास्ट ब्लॉक मुद्रण कला है। कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? तो जापान में हुई थी। कब हुई थी ये यूक्वेई? तो 1719वीं 17वीं में हुई थी, ठीक है। 1719वीं 17वीं में हुई। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? यूक्वेई कास्ट ब्लॉक मुद्रण की एक शैली है जो जापान निम्न काल में समृद्ध हुई थी 1719वीं। तो यूक्वेई कास्ट जो है कला जो है किस लिए जानी जाती है? कास्ट ब्लॉक मुद्रण के लिए जानी जाती है। कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? जापान में। कब हुई थी? 1719वीं में। समान जन जीवन के चित्र जनरल पेंटिंग भारत के किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र में प्राप्त होते हैं? तो समान जन जीवन के चित्र जनरल पेंटिंग भारत के किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र में प्राप्त होते हैं? होशंगाबाद, मिर्जापुर, पचमढ़ी, भीमबेटका। तो क्या हो जाएगा? पचमढ़ी में गुफा पूछेगा कितने? 50 गुफा है। पचमढ़ी के खोज कौन किया था? तो 1932 ईस्वी में जो है GR हंटर ने किया था। 1936 में जो है DS गार्डन ने चित्रों की खोज किए थे। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मिर्जापुर के किस प्रागैतिहासिक शैल आश्रय में शाही का अखेट शिलाचित्र प्राप्त होते हैं? तो शाही का अखेट शिलाचित्र प्राप्त होते हैं भलडरिया में, घोड़मगर में, सुरहो घाट में, कंडाकोट में। तो शाही का अखेट के लिए जो है कौन सा शिलाचित्र प्राप्त है जाना जाता है? तो शाही का अखेट के लिए सुरहो घाट याद रखिएगा। ठीक है। शाही का अखेट सरोह घाट, याद रखिएगा, सरोह घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सबरी राय चौधरी ने किसके निर्देशन में कला शिक्षा प्राप्त की थी? प्रदोष दास गुप्ता, शांति देवी, देवी प्रसाद राय चौधरी, रामकिंकर बैय। तो सबरी राय चौधरी ने किसके निर्देशन में कला शिक्षा प्राप्त की थी? तो किसके निर्देशन में सबरी राय कला शिक्षा प्राप्त किए थे? प्रदोष दास गुप्ता। प्रदोष दास गुप्ता जो थे पैक ग्रुप के क्या थे? संस्थापक थे। इनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। शांति देवी का जन्म 1931 में हुआ था, गुजरात में हुआ था। क्या है? चित्रकार है। देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म 1899 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कुबरदार सांडो की प्रतिमाएं किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुई? क्वेटा सभ्यता, सुमेर सभ्यता, झुंगर झांगर सभ्यता, झोप सभ्यता। तो कुबरदार सांडो की प्रतिमाएं किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो कुबरदार सांडो के लिए सांडो की प्रतिमा जो झोप सभ्यता से मिली, याद रखिएगा। कुबरदार सांडो की प्रतिमा झोप सभ्यता से मिली है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मृन्मयी मातृ देवी की प्रतिमा की माप ज्ञात करें। तो मातृ देवी की प्रतिमा 10.5 सेंटीमीटर, 4.1 इंच, 22 सेंटीमीटर, 17.5 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? तो 22 सेंटीमीटर याद रखिएगा। मातृ देवी की बात हो रही है तो मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी मूर्ति जो है आपकी मातृ देवी की ही मिली है। ये 22 सेंटीमीटर है। 17.5 सेंटीमीटर किसकी है? दाढ़ी वाला योगी, याद रखिएगा। ठीक है, दाढ़ी वाला योगी है जो मोहनजोदाड़ो से मिली है। ये भी जो है मातृ देवी भी मोहनजोदाड़ो से मिली है। 4.4 इंच जो है किसकी है? ये दोनों जो साइज है, एक सेंटीमीटर में है, एक इंच में है। ये 2 सेंटीमीटर में 10.5 सेंटीमीटर जो है नर्तकी के है। इंच में 4.01 है। ये भी इंच में, ये इंच में, ये सेंटीमीटर में नर्तकी का है, ये इंच में नर्तकी का, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से सर्वाधिक मोहर प्राप्त होते हैं? तो किस नगर से सर्वाधिक मोहर प्राप्त होते हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौंद्री और लोथर। तो सर्वाधिक मोहर जो है आपको पता है हड़प्पा, आपको मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। 1200 से 1800 के आसपास जो है लगभग जो है मूर्ति मोहर मिलते हैं लगभग। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से सर्वाधिक मोहर मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदाड़ो के उत्खनन 1922 ईस्वी में जो है दयाराम सहनी ये राखर दास बनर्जी ने किए थे। हड़प्पा के खोज 1900 उत्खनन 1921 में दयाराम सहनी ने किए थे। चौंद्रो आपके पाकिस्तान में। लोथर जो है 1955 में इसकी खोज जो है RS बिष्ट किए थे, मतलब उत्खनन करवाए थे, खोज नहीं, उत्खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ था? पर चंद्रगुप्त मौर्य, काला अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के राजकाल में हुआ था? द्वितीय जो किसके समय हुआ था? द्वितीय जो आपके काला अशोक, याद रखिएगा। द्वितीय काला अशोक के समय हुआ था। तृतीय अशोक के समय हुआ था। ठीक है, तृतीय अशोक के समय में हुआ था। और प्रथम जो है आपके, द्वितीय जो है काला अशोक, प्रथम आपके अजातशत्रु, चौथे नंबर का कौन किया था? कनिष्क के समय में हुआ था। और तीसरे नंबर के बौद्ध संगीति जो है आपके अशोक के समय हुआ था। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अजंता के रख रखाव व सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में किस वर्ष ली थी? 1919 में, 1953 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अजंता के रख रखाव व सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में कब ली थी? तो कब ली थी? 1953 ईस्वी में। ठीक है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अजंता के रख रखाव एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में कब ली थी? तो 1953 में ली थी। काला घोड़ा महोत्सव गुड़ी पड़वा का संबंध है गुजरात से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, कश्मीर से। तो काला घोड़ा और गुड़ी महोत्सव का संबंध है, कहाँ से है? तो महाराष्ट्र से होगा। ठीक है, कहाँ से होगा? तो महाराष्ट्र से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ठोस हर्मिका हुआ 3 छतरियों वाला पाषाण स्तूप अजंता के किस गुफा में है? तो अजंता के किस गुफा में स्तूप मिला है? 9, 10, 16, 17। तो किस गुफा में स्तूप मिला है? तो 9, गुफा संख्या 9 में जो अजंता के स्तूप मिला है। ठीक है, गुफा संख्या 9 में जो है एक स्तूप मिला है जो ठोस हर्मिका और 3 छतरियों वाला पाषाण स्तूप है। अजंता के किस गुफा में मिला है? तो 9, गुफा संख्या 9।
महाजनक जातक का अंकन अजंता के किस गुफा से प्राप्त हुआ है? महाजनक जातक का अंकन अजंता के किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो क्या हो जाएगा? महाजनक जातक का अंकन अजंता की किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो गुफा संख्या 1 याद रखिएगा। तो महाजनक जातक अजंता के किस गुफा में अंकन हुआ है? तो गुफा संख्या 1। चित्रित ग्रंथ आयारे दानिश किस भारतीय साहित्य पर आधारित है? तो आयारे दानिश जो है किस भारतीय साहित्य पर आधारित है? महाभारत, रामायण, भगवत पुराण, पंचतंत्र। तो किस पे है? तो आयारे दानिश जो है किस पे आधारित है? पंचतंत्र पे है, रखिएगा, पंचतंत्र याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अनुराधापुर संस्कृति केंद्र स्थित है भारत में, श्रीलंका में, बार्मा में है, जापान में है? तो अनुराधापुर संस्कृति केंद्र जो है आपको पता है कहाँ पे है? श्रीलंका में। अनुराधापुर संस्कृति केंद्र जो है श्रीलंका में है। और युक्तेश्वर बुद्ध की प्रतिमा एलोरा की किस गुफा से प्राप्त हुआ है? और युक्तेश्वर बुद्ध की प्रतिमा एलोरा की किस गुफा से प्राप्त हुआ? ठीक है, 1 में मिला, 6 में मिला, 10 में मिला, 12 में मिला। तो औलुकेश्वर बुद्ध की प्रतिमा एलोरा में जो है 1 से 12 नंबर की जो गुफा है, ये जो है 1 से 12 जो नंबर का गुफा है, ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो आपको बताने औलुकेश्वर की बुद्ध की प्रतिमा एलोरा की किस गुफा से मिला है? तो गुफा संख्या 6 याद रखिएगा, गुफा संख्या 6 से मिला है। निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक सर्प है? अजितनाथ है, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, श्रेयांसनाथ। तो निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का प्रतीक सर्प है? तो सर्प किसकी है? पार्श्वनाथ। देखिए ये वाला र याद रखिए, सर्प में भी र है, तो र से आप ट्रिक याद कर सकते हैं, पार्श्वनाथ। सर्प या सांप पार्श्वनाथ के है। तो पूछा गया निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक सर्प है? महावीर स्वामी का प्रतीक शेर है, अजितनाथ का हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोथी चित्रण शैली का प्रारंभ लघु चित्रण शैली का प्रारंभ माना जाता है। पोथी चित्रण का प्रारंभ या लघु चित्रण शैली का प्रारंभ दोनों जो है कहाँ से हुआ था? तो क्या हो जाएगा? जैन शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली, पाल शैली। तो पोथी चित्रण शैली का प्रारंभ, लघु चित्र शैली का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो चाहे पोथी पूछे या लघु पूछे, दोनों पाल शैली। पाल शैली कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? बंगाल में। तो इसकी मुख्य केंद्र और भी है, बिहार है, ठीक है, नेपाल है, बिहार नेपाल है। तो याद रखिएगा, मुख्य जो है आपके बंगाल है। पाल शैली की टाइमिंग बात करते हैं, 9 से 12वीं सदी चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1467 ईस्वी के कलशुद्ध की सबसे उत्तम वाली प्रति जो बड़ोदरा के नरसिंह जी के पोलको ज्ञान भंडार में सुरक्षित है, यह कहाँ से प्राप्त हुई है? गुजरात से, अहमदाबाद से, जौनपुर से, पाटम अहमदाबाद से। तो सन 1467 ईस्वी के कलशुद्ध की सबसे उत्तम वाली प्रति जो बड़ोदरा के नरसिंह जी के पोलको ज्ञान भंडार में सुरक्षित है, यह कहाँ से प्राप्त हुई है? जो कहाँ से प्राप्त हुई है? जौनपुर से प्राप्त हुई है। ठीक है, याद रखिएगा, 1467 ईस्वी के कलशुद्ध जो है सबसे उत्तम वाली प्रति, मतलब सबसे उत्तम प्रति है 1467 का, जो जौनपुर से मिला है। और ये कहाँ पे सुरक्षित रखी गई? बड़ोदरा के नरसिंह जी पोलको ज्ञान भंडार में सुरक्षित रखी गई। ये कहाँ से मिली है? जौनपुर से मिली। जौनपुर कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश वाला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में भारत का सिराज कहे जाने वाला जौनपुर शहर की स्थापना किस तुगलक शासक द्वारा की गई थी? तो मध्यकाल में जो है जौनपुर को जो है भारत का सिराज कहा जाता है। जौनपुर जो है आपके कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में जो जौनपुर है, इसको भारत का सिराज जो है मध्य प्रदेश में मध्यकाल में कहा गया। और किसने कहा? तो तुगलक शासक कौन थे? वो फिरोज शाह तुगलक जो थे, इन्होंने कहा था। तो याद रखिएगा, मध्यकाल में भारत का सिराज कहे जाने वाला जौनपुर शहर की स्थापना किस तुगलक शासक द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक। अकबर कालीन प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। मंसूर है, मिस्किन है, दसवन है, केशव है। तो अकबर कालीन प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। कौन है प्रसिद्ध? तो अकबर कालीन के प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन है? मिक्सिन है। जहांगीर के समय के प्रसिद्ध पशु चित्रकार कौन है? मंसूर है। पशु पक्षी मंसूर है जहांगीर के समय में।
और अकबर के समय में मैक्सिन। दसवन जो है स्वयं को आत्महत्या किया था कटार मार के। तो दसवन जो है देवी देवता के लिए जाने जाते हैं मुगल काल में। केशव जो है गुजराती चित्रकार है, 6 गुजराती चित्रकार जो थे गुजरात के, उनमें से एक केशव थे। मुगल कालीन किस चित्रित पांडुलिपि में सर्वप्रथम क्यूरियस क्यूरी पद्धति का प्रयोग किया गया है? तो मुगल कालीन किस चित्रित पांडुलिपि में सर्वप्रथम क्यूरियस क्यूरी की पद्धति का प्रयोग किया गया? दीवाने हाफिज, हमजानामा, तूतीनामा, महाभारत। तो किस में जो है आपके क्यूरियस क्यूरी मतलब छाया प्रकाश का प्रयोग किया गया? तूतीनामा। ठीक है, तूतीनामा में छाया प्रकाश का प्रयोग किया गया। तूतीनामा में कितने चित्र हैं? 103 चित्र मिले हैं। तूतीनामा में अगर पूछ देता है चित्र कितने हैं, 103 चित्र मिले हैं, मतलब चित्रित हुआ तूतीनामा। तूतीनामा क्या है? तोते का प्रेमालाप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में स्थित चश्मे नूर महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? हुमायूं है, अकबर है, दारा शिकोह है, जहांगीर है। तो अजमेर में स्थित चश्मे नूर महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कौन है? तो जो अजमेर में जो चश्मे नूर महल का निर्माण जो किया था वो कौन हो जाएंगे? तो आपके कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? जहांगीर हो जाएंगे। याद रखिएगा, कौन हो जाएंगे? जहांगीर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राजा अनूप सिंह का समय किस शैली का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है? राजा अनूप सिंह का समय, राजा राजा अनूप सिंह का समय किस शैली का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है? तो राजा अनूप सिंह का समय जो है बीकानेर शैली का माना जाता है। याद रखिएगा, राजा अनूप सिंह का समय किस शैली का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है? तो बीकानेर शैली। किस पहाड़ी चित्र शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? तो कौन सी पहाड़ी शैली को जो है रंगों का काव्य कहा जाता है? बसौली, गुलेर, मंडी, कंगरा। तो रंगों का काव्य किसको कहते हैं? कंगरा को कहते हैं। रंगों का काव्य जो है किसको बोलते हैं? कंगरा शैली को बोलते हैं। कंगरा शैली का राजा कौन थे? सावन सिंह थे। और इनका कंगरा शैली का प्रारंभ हिमाचल प्रदेश में हुआ था। कंगरा शैली, गुलेर शैली, मंडी शैली और कंगरा शैली की तीनों शैली कहाँ प्रारंभ हुई थी? तीनों का प्रारंभ जो हिमाचल प्रदेश में हुई थी। हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश की है। बसौली शैली जो है आपके पहाड़ी शैली के सबसे प्राचीन शैली है और इसकी प्रारंभ जो है जम्मू में हुई थी। बसौली शैली जम्मू की है, याद रखिएगा। तो रंगों का काव्य जो है आपके कंगरा शैली को बोला जाता है। भारत में स्थापित क्षैत का सबसे प्राचीनतम उदाहरण है बरबरा गुफा या बराबर की गुफा, उदयगिरी गुफा, अजंता गुफा संख्या 10, भाजा गुफा। तो भारत में स्थापित चैत का सबसे प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। तो चैत गुफा के लिए कौन जाना जाता है? भाजा गुफा। चैत गुफा जो सबसे पहले चैत का उदाहरण कहाँ से मिलता है? भाजा। भाजा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में भाजा गुफा है। उदयगिरी की गुफा जो है आपके ये मध्य प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश में है। और बराबर की गुफा या बरबरा की गुफा जो है आपके बिहार में है, बिहार में है ये। भरूच स्तूप का उत्खनन कार्य करवाया था? रायलेट ने करवाया था, अलेक्जेंडर डेंजरफील्ड ने, अलेक्जेंडर कनिंगम ने, सर जॉन मार्शल ने। तो भरूच का स्तूप का उत्खनन करवाया था। तो भरूच का उत्खनन किसने करवाया था? तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने करवाया था। भरूच का स्तूप का जो है उत्खनन अलेक्जेंडर कनिंगम ने करवाया था। कनिंगम का जन्म 1814 ईस्वी में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, 1814 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रथ सादृश योजना वाले मंदिर भारत के किस क्षेत्र में दृष्टिगत होते हैं? मैसूर में, हेलेबीड में, महाबलीपुरम में, कांचीपुरम में। रथ सादृश योजना वाले मंदिर भारत के किस राज्य में दृष्टिगत होते हैं? तो रथ सादृश योजना वाले मंदिर भारत के किस क्षेत्र में दृष्टिगत होते हैं? महाबलीपुरम, याद रखिएगा, महाबलीपुरम में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित चित्र ही हैज ए लॉन्ग टू गो का चित्रण माध्यम ज्ञात करें। टैल चित्र, वास चित्र, टेम्परा माध्यम, पेस्टल माध्यम। तो देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित चित्र ही हैज ए लॉन्ग वे टू गो का चित्रण माध्यम है।
तो ये देवी प्रसाद चौधरी का जो है आपके ही है ही ही है जे लॉन्ग वे टू गो का चित्रण जो है टेम्परा में हुआ है। देवी प्रसाद चौधरी का जन्म 1899 में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। क्या थे? मूर्तिकार थे, चित्रकार दोनों के लिए जाने जाते। हजार सितुन महल स्थित है, गुजरात में है, दिल्ली में है, अहमदाबाद में, वाराणसी में है। तो हजार सितुन महल स्थित है, कहाँ पे हजार सितुन महल? तो हजार सितुन महल याद रखिएगा, दिल्ली में है, हजार सितुन महल दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विष्णु धम्म उत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? पर्सी ब्राउन ने किया था, स्ट्रैकरमिस ने किए थे, रॉबर्ट क्लाइव ने किए थे, जेम्स फर्गुसन ने किए थे। तो विष्णु धम्म उत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद आपके स्ट्रैकरमिस किए थे। प्रथम बार जो है कौन किया था? स्ट्रैकरमिस किए थे। द्वितीय में दूसरी बार जो है अनंत कुमार स्वामी किए थे। विष्णु धम्म उत्तर पुराण कौन लिखे थे? मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि? कला सहज ज्ञान या अंतर ज्ञान है, किसने कहा था? कला सहज ज्ञान या अंतर ज्ञान किसने कहा था? अरस्तु, हीगल, क्रोचे, रस्किन। तो क्या कला सहज ज्ञान या अंतर ज्ञान किसने कहा था? तो क्रोचे ने कहा था, याद रखिएगा किसने कहा था? तो क्रोचे कहे थे। क्रोचे क्या थे? आपके दार्शनिक थे, लेखक थे, दार्शनिक थे, ठीक है। इनका अगर हम बात करते हैं तो 1866 में जन्म हुआ था, इटली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आलंबन और उद्दीपन निम्नलिखित में से किसके प्रकार होते हैं? भाव, अनुभाव, रस, विभाव। तो आलंबन और उद्दीपन निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं? तो आलंबन और उद्दीपन निम्नलिखित में किसके प्रकार है? विभाव हो जाएंगे, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है। तो परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार होता है? तो दो प्रकार का होता है, रेखीय परिप्रेक्ष्य होता है, एक वायु परिप्रेक्ष्य होता है। रेखीय परिप्रेक्ष्य, वायु परिप्रेक्ष्य। आधुनिक लेड पेंसिल का आविष्कारक कौन है? आधुनिक लेड पेंसिल का आविष्कारक कौन है? तो आधुनिक लेड पेंसिल का आविष्कारक कौन हो जाएगा? तो आधुनिक आधुनिक लेड पेंसिल का आविष्कारक एल एच फेबर हो जाएंगे, एल एच फेबर। और आधुनिक पेंसिल आता है, आधुनिक आधुनिक पेंसिल अगर आता है, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? एनजी कोंटे हो जाएंगे, एनजी कोंटे हो जाएंगे। आधुनिक आधुनिक पेंसिल आता है तो एनजी कोंटे हो जाएंगे। आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक आते हैं तो एच एल फेबर हो जाएंगे। समान अनुपात में नीले और लाल के मिश्रण से उत्पन्न होगा, मतलब समान अनुपात में नीला और लाल रंग को मिलाएंगे तो क्या उत्पन्न होगा? मैरून होगा, नारंगी होगा, ग्रे होगा, बैगनी होगा। दोनों कलर को बराबर नीला और लाल को बराबर बराबर कलर मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा? तो बैगनी बनेगा, बैगनी की याद रखिएगा। द्वियामी कला क्या होता है? चित्रकला, मूर्तिकला, संस्थापक कला, पात्र कला। तो द्वियामी कला क्या होता है? चित्रकला होता है। त्रियामी मूर्तिकला होता है। समान पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? ग्रेफाइट, कार्बन, लोहा, हीरा। तो समान पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट याद रखिएगा। जो पेंसिल में जो जो छीलने के बाद में जिससे हम लोग लिखते हैं वो ग्रेफाइट होता है। रंगीन कांच की खिड़कियां किस चित्र शैली की विशेषता है? रोमानस चित्र शैली, गोथिक शैली, सियना शैली, मिस्र चित्र शैली। तो रंगीन कांच की खिड़कियां किस चित्र शैली की विशेषता है? गोथिक याद रखिएगा, गोथिक। रोमानस और गोथिक कहाँ चली प्रारंभ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। सियना शैली इटली की है, ठीक है, सियना शैली के प्रारंभ इटली में। मिस्र शैली जो है आपके मिस्र, इजिप्ट, याद रखिएगा। जापानीज वार गॉड नमक मूर्ति के रचनाकार कौन है? लोरेंजो गुबर्टी, अगस रोदिन और एडवर्ड पाओलोजी, एडगर देगा। तो जापानीज वार गॉड नमक मूर्ति के रचनाकार कौन है? ये हमेशा एग्जाम में आता है ये भी। तो कौन हो जाएंगे? जापानी वार गॉड की मूर्ति एडवर्ड पाओलोजी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेडोना ऑफ द लॉन्ग नेक नामक मशहूर पेंटिंग के पेंटर कौन था? मोदिग्लियानी, ब्रोजिनो, एडवर्ड माने, पार्मिजियानो। तो क्या हो जाएंगे? तो मेडोना ऑफ द लॉन्ग नेक, मेडोना ऑफ द लॉन्ग नेक नामक मशहूर पेंटिंग का कौन है? तुम परमिजियानो हो जाएंगे, परमिजियानियो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रे ब्रेटेन द्वारा अतिथारवाद आंदोलन का प्रथम घोषणा पत्र किस वर्ष तैयार किया गया? 1922, 1924, 1928, 1925। तो आंद्रे ब्रेटेन जो है ये अतिथारवाद आंदोलन का घोषणा पत्र लिखे थे। कब लिखे थे? तो 1924 में लिखे थे। अतिथारवाद का घोषणा पत्र कब लिखे थे? 1924 में। कौन लिखा था? आंद्रे ब्रेटेन। अतिथारवाद कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? फ्रांस में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली थी अफ्रीकी मुकुटों से, गुफा चित्रों से, भित्ति चित्रों से, शास्त्रीय कला से। तो पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली थी तो अफ्रीकी मुकुटों से लिए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लमसू या लमासू, लमसू या लमासू प्रतिनिधित्व करता है राजा का मोहरे 5 पैरों वाला मानव पंख 5 पैरों वाला मानव मुखी पंखदार बैल। और ये रिलीफ में मिला है। ठीक है, ये रिलीफ में मिला है, याद रखिएगा। इसको आप लमसू या लमासू बोलिए या 5 पैरों वाला मानव मुखी पंखदार बोलिए। ये कहाँ से मिला? सीरिया से मिला, मेसोपोटामिया में। ठीक है, तो लमसू या लमासू प्रतिनिधित्व करता है 5 पैरों वाला मानव मुखी पंखदार बैल। एग्जाम में पूछा गया है और रिलीफ में ये मूर्ति है। ठीक है, और यह सीरिया से प्राप्त हुआ है। पीसा के उपासना गृह में निहित संत जॉन का विशाल मणिकुटम चित्र किसने निर्मित किया था? दुचियो ने, सिमाबुओ ने, फ्रांजिल्को ने, पियरो डेला फ्रांसिस्को ने। तो पीसा के उपासना गृह में निहित संत जॉन का विशाल मणिकुटम चित्र का किसने निर्मित किया था? तो क्या हो जाएगा? पीसा के उपासना गृह में निहित संत जॉन का विशाल मणिकुटम चित्र किसने चित्रित किया था? तो सिमाबुए याद रखिएगा। सिमाबुए जो है आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं और इन्होंने ये प्रोटो रेनेसा के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि के पहरी द नाइट वॉच नामक कलाकृति के निर्माता है फ्रांस रेम्ब्रा, निकोलस पुशिन, बार्नेनी। रात्रि के पहरी द नाइट वॉच नामक कलाकृति के निर्माता कौन है? तो रात्रि के पहरी द नाइट वॉच किसकी है? रेम्ब्रा की है। किसकी है? रेम्ब्रा प्रभावशाली कलाकार है। 1606 में जन्म हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था। नीदरलैंड या हाईलैंड बोल सकते हैं। ये डच कलाकार के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक आदिवासी कलाकार मॉडर्न प्रिमिटिव आर्टिस्ट के रूप में प्रसिद्ध है। ओडलिन, रोडिन, हेनरी रूसो, हेनरी माथिस, पाब्लो पिकासो। तो आधुनिक आदिवासी कलाकार मॉडर्न प्रिमिटिव आर्टिस्ट के रूप में प्रसिद्ध है। तो कौन हो जाएंगे? हेनरी रूसो याद रखिएगा, हेनरी रूसो। आधुनिक आदिवासी कलाकार के रूप में कौन जाने जाता है? या मॉडर्न प्रिमिटिव आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? हेनरी रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटिंग एक आध्यात्मिक वस्तु है, निम्न कथन किसका है? पेंटिंग एक आध्यात्मिक वस्तु है। माइकल एंजेलो, लियोनार्डो विंची, राफेल, अल्बर्ट ड्यूरो। तो पेंटिंग एक आध्यात्मिक वस्तु है, निम्न कथन किसकी है? तो क्या हो जाएगा? लियोनार्डो विंची की कथन है। जन्म इनका जो 1452 ईस्वी में जो हुआ था फ्लोरेंस इटली में। राफेल का जन्म 1483 में फ्लोरेंस के इटली में हुआ था। अल्बर्ट ड्यूरो का जन्म 1471 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में हुआ था। माइकल एंजेलो का जन्म 1475 ईस्वी में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रकार के एस कुलकर्णी का संबंध किस कला विद्यालय से रहा? तो के एस कुलकर्णी जो है फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट इलाहाबाद, देवलालीकर कला विद्यालय इंदौर, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट वाराणसी, शांति निकेतन कला विद्यालय पश्चिम बंगाल। तो के एस कुलकर्णी, ठीक है, इनका जन्म 1918 में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, और किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे? फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट के डीन थे ये। ठीक है, के एस कुलकर्णी जो फैकल्टी ऑफ आर्ट के डीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य कला साहित्य अकादमी नई दिल्ली का स्थापना वर्ष ज्ञात करें। साहित्य अकादमी नई दिल्ली का स्थापना वर्ष ज्ञात करें। तो 1954 ईस्वी में। साहित्य अकादमी 1954 में, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय ने 1954 में
राष्ट्रीय ललित कला 1954 में, याद रखिए तीनों जो है 1954। लोक कला संग्रहालय स्थापित है, लोक कला संग्रहालय स्थापित है वडोदरा मध्य प्रदेश, अहमदाबाद, लखनऊ, बनारस। तो लोक कला संग्रहालय जो स्थापित है कहाँ पे ये, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश है। कहाँ पे, लखनऊ उत्तर प्रदेश में लोक कला संग्रहालय स्थापित है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। फ्राउज राधिका नामक तेल चित्र के रचनाकार है अब्दुल रहमान चुगताई, लक्ष्मण पे, अंजलि इला मेनन, रामकिंकर वैद। तो फ्राउज राधिका नमक तैल चित्र किसकी है, अंजलि इला मेनन। अंजलि इला मेनन का जन्म 1940 में हुआ था, महिला कलाकार है, जन्म इनका बंगाल में हुआ था। ठीक है, किस लिए फेमस है ये, चित्रकार के लिए जानी जाती है। किस लिए फेमस है ये, चित्रकार के लिए। अंजलि इला मेनन जो है 1940 में जन्म हुआ, बंगाल में हुआ था, चित्रकार है, महिला चित्रकार है। सन 1960 ईस्वी में लखनऊ की भीषण बाढ़ के दृश्य चित्रों के लिए किस कलाकार को जाना जाता है। सन 1960 ईस्वी में लखनऊ के भीषण बाढ़ के दृश्य चित्रों के लिए किस कलाकार को जाना जाता है। तो मदन लाल नागर हो जाएंगे, अवतार सिंह पवार हो जाएंगे, रणवीर सिंह बिष्ट हो जाएंगे, फ्रांसीसी न्यूटन सूजा हो जाएंगे। तो सन 1960 ईस्वी में लखनऊ की भीषण बाढ़ के दृश्य चित्रों के लिए किस कलाकार को जाना जाता है। तो लखनऊ के बाढ़ जो है जब आया था 1960 में, तो इस 1960 में जो बाढ़ हुआ था आया था, तो रणवीर सिंह बिष्ट जो है इसके क्या किए थे, बाढ़ का चित्रण बनाए थे। इनका जन्म 1928 ईस्वी में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म 1928 में उत्तराखंड में हुआ था। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशियन आर्ट पुस्तक के रचनाकार माने जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशियन आर्ट के पुस्तक के रचनाकार माने जाते हैं ईवी हैवल, पर्सी ब्राउन, अनंत कुमार स्वामी, स्ट्रैकरबिस। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट के स्थापत्य कौन माने जाते हैं, अनंत कुमार स्वामी। याद रखिएगा पुस्तक किसकी है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशियन आर्ट पुस्तक किसकी है, अनंत कुमार स्वामी। अनंत कुमार स्वामी कहाँ थे, श्रीलंका के थे, 1977 के थे, 1877 के थे, 1877 के अनंत कुमार स्वामी थे। दृश्य कला के मूलभूत सिद्धांत, तकनीक और परंपरा पुस्तक के रचनाकार हैं डॉक्टर ज्योतिष जोशी, डॉक्टर हृदय गुप्त, डॉक्टर अशोक भर्मिक, रूप नारायण बाथम। तो दृश्य कला के मूलभूत सिद्धांत, तकनीक और परंपरा पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो क्या हो जाएगा, दृश्य कला के मूलभूत सिद्धांत, तकनीक और परंपरा पुस्तक के रचनाकार कौन हो जाएंगे, डॉक्टर हृदय गुप्त। याद रखिए कौन हो जाएंगे, डॉक्टर हृदय गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दार्जिलिंग चाय बागान, दार्जिलिंग कूली गर्ल्स चित्र के रचनाकार कौन है, केसीएस पनिकर है, के जी सुमन, एनएस बेंद्रे है, के हैबर। तो दार्जिलिंग चाय बागान, दार्जिलिंग कूली गर्ल्स चित्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो एनएस बेंद्रे। याद रखिएगा एनएस बेंद्रे हो जाएंगे। इनका जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था, इंदौर में हुआ था, इंदौर में इनका जन्म हुआ था। और क्या है ये, तो चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। भारत में किस लिए फेमस है ये, बिंदु चित्रकार और प्रभाववादी चित्रकार के लिए जाना जाता है। भारत में प्रथम बिंदु चित्रकार, प्रथम प्रभाववादी चित्रकार एनएस बेंद्रे है। रस मीमांसा के रचनाकार हैं मदन लाल नागर है, केसीएस श्रीवास्तव है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, चिंतामणिकर है। तो रस मीमांसा के रचनाकार कौन है, तो रस मीमांसा का रचनाकार कौन है, रस मीमांसा का रचनाकार कौन हो जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। रस मीमांसा के रचनाकार कौन हो जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। किस भारतीय कलाकार को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीगल ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया था। तो किस भारतीय कलाकार को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीगल ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया था, सैयद हैदर राजा। तो सैयद हैदर राजा को जो है फ्रांस के द्वारा जो है द लीगल ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 1922 ईस्वी में हुआ था, बवेरिया मध्य प्रदेश में हुआ था। और फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला था, द लीगल ऑफ ऑनर, तो हैदर राजा जो थे आपके फ्लैग ग्रुप से जुड़े थे। लाला लाजपत राय की मूर्ति का निर्माण किस कलाकार द्वारा किया गया था, भवेश चंद्र सन्याल, कौल कृष्ण, रामकुमार, जगदीश स्वामीनाथन। तो लाला लाजपत राय की मूर्ति का निर्माण किस कलाकार द्वारा किया गया था, तो भवेश चंद्र सन्याल। याद रखिएगा इनका जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था, असम में हुआ था, असम या आसाम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फॉर आफ्टर 2015 डॉक्यूमेंट्री श्रुति हरिहरा सुब्रमण्यम द्वारा निर्देशित है।
ये किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? क्रिस खन्ना, बद्रीनाथ तारेक, अकबर पदमसी, राजा रवि वर्मा। तो ए फॉर आफ्टरनून 2015 डॉक्यूमेंट्री जो श्रुति हरिहरा सुब्रमण्यम द्वारा निर्देशित है, किस कलाकार के जीवन पे है? तो क्या हो जाएगा? क्रिस खन्ना, याद रखिएगा। क्रिस खन्ना का जन्म 1925 में हुआ था और कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान में हुआ था और पैक ग्रुप के तीसरी प्रदर्शनी का जो कैटलॉग जो है क्रिस खन्ना ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्पेस डिवीजन आंतरिक ज्यामिति किस चित्रकार के चित्रों की विशेषता है? स्पेस डिवीजन आंतरिक ज्यामिति किस चित्रकार के चित्रों की विशेषता? हिम्मत शाह, जगदीश स्वामीनाथन, जे राम पटेल, तैब मेहता। तो स्पेस डिवीजन आंतरिक ज्यामिति किस चित्रकार की चित्रों की विशेषता है? तो जगदीश स्वामी, याद रखिएगा। जगदीश स्वामी जो है चित्रकार के लिए फेमस है। 1928 में जन्म हुआ था, शिमला में हुआ था। ठीक है। ग्रुप 1890 के क्या थे? संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनसुनी चीखे कांस्य मूर्ति शिल्प के निर्माता कलाकार कौन है? अमरनाथ सहगल है, विमान सुंदरम है, मीरा मुखर्जी है, मृणालिनी मुखर्जी। तो अनसुनी चीखे कांस्य मूर्ति शिल्प के निर्माता कलाकार कौन है? तो अनसुनी चीखे किसने बनाया था? ये मूर्ति है आपके अमरनाथ सहगल। अमरनाथ सहगल का जन्म 1922 ईस्वी में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। और किस लिए फेमस है अमरनाथ सहगल? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है। अनसुनी चीखे जो इनकी बहुत फेमस मूर्ति है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मस्जिद की वास्तुकला कार्डोबा स्पेन की कैथेड्रल मस्जिद के समान है? निम्नलिखित में से किस मस्जिद की वास्तुकला कार्डोबा स्पेन की कैथेड्रल मस्जिद के समान है? तो किसके मस्जिद है? तो ऑप्शन है जामी मस्जिद गुलबर्गा, जामी मस्जिद बीदर, जामी मस्जिद दौलताबाद, जामी मस्जिद अहमदाबाद। तो निम्नलिखित में किस मस्जिद की वास्तुकला कार्डोबा स्पेन की कैथेड्रल से मस्जिद के समान है? तो जामी मस्जिद गुलबर्गा कहाँ है? गुलबर्गा और बीदर दोनों कर्नाटक में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस मस्जिद की वास्तुकला कार्डोबा स्पेन में पड़ता है, उस कार्डोबा स्पेन की कैथेड्रल मतलब चर्च है, कैथेड्रल मस्जिद के समान दिखता है? तो जामी मस्जिद जो है गुलबर्गा का दिखता है। भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी है? कन्याकुमारी है, श्रम की जीत है, दांडी मार्च है, संथाल परिवार है। तो भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी है? तो किसकी हो जाएगी? संथाल परिवार ही है। किसका है? रामकिंकर बैच की। तो भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी है? रामकिंकर बैच की, संथाल परिवार है। संथाल परिवार कब बनाए थे? रामकिंकर बैच 1938 में। दांडी मार्च, श्रम की विजय जो है ये दोनों देवी प्रसाद राय चौधरी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्प कृति जो काष्ठ और धातु में बनी है किसने बनाई? म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्प कृति जो काष्ठ और धातु में बनी है किसने बनाई है? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन है रघुनाथ सिंह, धनराज भगत, पीराजी सागर, विमान दास। तो म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्प कृति जो काष्ठ और धातु में बनी है किसने बनाई थी? तो धनराज भगत। याद रखिए कि धनराज भगत जो एक मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। 1917 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, पाकिस्तान में जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? पाकिस्तान में जन्म हुआ था इनका जन्म। और म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक जो है इनके काष्ठ और धातु में बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस चित्रकार की पहचान करें जो विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है ध्रुव मिस्त्री है, भूपेन कक्कर है, बी रमेश है, तैब मेहता है। तो दिए गए विकल्पों में से उस चित्रकार की पहचान करें जो विकर्ण श्रृंखला के लिए जाना जाता है। विकर्ण के लिए कौन जाने जाते हैं? तैब मेहता। तैब मेहता क्या है? चित्रकार है। इनका जन्म 1925 में इनका जन्म हुआ था, गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबी सखालकर है, छापाकार है, अभिनेता है, कला इतिहासकार है। तो आरबी सखालकर क्या है? तो आरबी सखालकर जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्या है? तो कला इतिहासकार है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली ने प्रोफेसर अमेरिटस की उपाधि से किस चित्रकार को सम्मानित किया था? राम गोपाल विजयगिरी, देवकीनंदन शर्मा, भवानी चरण, उसके बाद द्वारका प्रसाद शर्मा। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रोफेसर
अमेरिटस की उपाधि से किस चित्रकार को सम्मान किया गया? देवकीनंदन शर्मा। देवकीनंदन शर्मा का जन्म 1919 में हुआ था, राजस्थान में हुआ था। कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। और किस लिए फेमस है ये? पक्षी चित्रकार के लिए जाने, पक्षी में जो मोरों के चित्रण के लिए जाने जाते हैं। अब वनस्थली विद्यापीठ से ये जुड़े थे, ठीक है। वनस्थली विद्यापीठ जो है राजस्थान में जो है भित्ति चित्रण के लिए जाना जाता है, या स्त्री शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। अलंकार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, क्रोचे हैं, कलिंगुड है, भामा है, रूप गोस्वामी है। अलंकार सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? भामा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अलंकार सिद्धांत के जो हो जाएंगे भामा हो जाएंगे। तो आपके 125 चित्र क्वेश्चन का श्रृंखला जो है समाप्त होती है। अगर आप हमारा टेस्ट सीरीज से अगर जुड़ना चाहते हैं, पेड टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो आप पीजीटी का भी टेस्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें जो 116 टेस्ट है, 50 टेस्ट मॉडल पेपर है, और इसी तरह जो है आपके 55 मॉडल पेपर टीजीटी में है, 55 मॉडल पेपर जो आपके पीजीटी में, टोटल 116 है। प्राइस आपका ये रह जाए मतलब 439 है। अगर आप फ्री टेस्ट से अगर हमारे जुड़ना चाहते हैं, तो फ्री टेस्ट के लिए जो आपको कहाँ जाना होगा? टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और लेकिन आपको जो टेस्ट आपका होगा वो आपके एप्लीकेशन पे होगा। तो एप्लीकेशन जो है आप लोग अपन क्लासेस का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, और वहाँ पे जो है फ्री टेस्ट में जाके आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं। कोई दिक्कत हो आए तो आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू।